अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। ये हैं इमरान हसन और ये वही हैं अमला हसन, एवरग्रीन सिंस लास्ट 2 years। इस उम्मीद के साथ कि आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज एक और नए दिन का आगाज करने जा रहे हैं। हमारे लिए मैं अक्सर कहता हूँ कि वेडनेसडेज के बाद उतराई शुरू हो जाती है टुवर्ड्स वीकेंड। सो ये एक ऐसी खुशी की खबर होती है थर्सडे जो होता है, क्योंकि उसके बाद बंदा कहता है कि सिर्फ एक दिन और काम करना है, देन छुट्टियां। लेकिन वो 2 छुट्टियां भी जल्दी गुजर जाती हैं। लगता है चाय बहुत अच्छी है अमला हसन, आपके मुंह से लग रहा है। एक्साइटमेंट में गुजरती है, एक दुख में गुजरती है कि मंडे आने वाला है। फ्राइडे को एक्साइटमेंट होती है सैटरडे, और सैटरडे को दुख होता है संडे आ रहा है। मतलब बहुत अजीब सी ऐसे ही चलता है। अच्छा जी, इस छुट्टियां हो या काम हो, एक चीज़ है जो हमेशा से हमारे साथ थी, लगता है इस जनरेशन के साथ तो रहेगी, और वो है लोड शेडिंग। कभी ना ख़त्म हुई। थोड़ी बीच में एक हमने 2-3 साल सुख का सांस लिया था, लेकिन उसके बाद फिर हमारी हुकूमतों ने कहा कि अवाम क्यों सुख का सांस ले। भाई बिजली का यूनिट इन्हें 35-35 रुपए का बेचें और लोड शेडिंग करें दिन में 12-12 घंटे, बिल फिर भी उतना है, बिल कम नहीं होता। मेरा बिल इतना ज़्यादा आया, मैं बता नहीं सकती, मेरा बिल बहुत ज़्यादा आया। दूसरी बात ये कि लोड शेडिंग ओए होए होए, मतलब आप जहाँ मर्जी रह रहे हैं इस मुल्क में, किसी भी आप ये आपने नारा दे दिया था, लोड शेडिंग ओए होए। वाकई इतनी लोड शेडिंग, मतलब जारी है आ रही है लाइट, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई टाइम नहीं है। 1.5 घंटा भी गई है बिल्कुल रात को के अलावा। अच्छा, रात को दिन को पीक आवर्स ऑफ पीक आवर्स पहले होता था कि हुकूमत कम से कम ये चेक जरूर रखती थी कि इस वक्त जाए इस वक्त ना जाए। अवाम को कम से कम इतना इंपॉर्टेंस दी जाती थी कि अवाम को टाइमिंग्स बता दी जाए कि जी इतने घंटे की लोड शेडिंग है, इस वक्त से इस वक्त तक होंगी। अब तो ऐसे जैसे हुकूमत अवाम को कुछ समझ ही नहीं। भाई यही अवाम आपको टैक्स दे रही है, यही हुकूमत अवाम आपको 30-30 35-35 रुपए का यूनिट आपसे खरीद रही है, यही अवाम मुसलसल आपको बिल्स दे रही है, और उस अवाम को आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते कि उसे बताएं तो सही कि लोड शेडिंग का टाइम क्या है, किस वक्त लाइट आएगी, किस वक्त जाएगी। मतलब पहले टाइम पे होता था कि एक स्पेसिफिक टाइम होता था, हम उसके अपने दिन को उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर लेते थे कि इतने बजे से इतने बजे तक लाइट जाएगी, तो आप उसके बाद अपनी जो भी एक्टिविटी, पढ़ाई कर लें, कपड़े प्रेस कर लें, जो भी घर के काम है। अब आपको नहीं पता कि आप सुबह उठेंगे लाइट होगी या नहीं, आप घर जा रहे हैं लाइट होगी या नहीं होगी। तो लोड शेडिंग इट्स गेटिंग वर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इस हुकूमत के आने के बाद ये सिलसिला बढ़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तहरीक इंसाफ ने जैसे भी इसको रोक के रखा हुआ था, हमें नहीं पता टेक्निकली, लेकिन पिछले 1.5-2 माह से जो अवाम का हाल है वो बदतरीन है। वी डोंट नो, जैसे कि शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा था कि वो डॉलर्स बचा रहे हैं तेल कम स्पेंड करके बिजली बनाने पे, शायद ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा जी 1 घंटे में 125 मिलियन बच जाते हैं। तो जो भी है, लेकिन अवाम को इस वक्त सबसे ज्यादा इग्नोर किया जा रहा है लोड शेडिंग को लेकर। और हम पाकिस्तान के लाहौर के अच्छे इलाकों में रहते हैं, आपको बताएं, अगर हमारा ये हाल है तो सोचिए उन जगहों का जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। मैं वही सोच रही थी कि हम लोगों को फिर हम कहीं ना कहीं ब्लेस्ड या प्रिविलेज्ड होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बेचारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं सारी सिचुएशन में सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं, चाहे वो लोड शेडिंग है, चाहे वो महंगाई है। और महंगाई की आप सुन लें कि हम जब कुकिंग ऑयल और घी की बात करते हैं, 215 रुपए इजाफा, 213 या 15 रुपए, मतलब इट्स टू मच। मतलब आप अगर ग्रॉसरी पहले करने जा रहे हैं, आपकी अगर 10,000 की ग्रॉसरी होती है, समझे आप 20 या 25,000 की ग्रॉसरी आप घर कर आएंगे। अगर बड़ी फैमिली से तो अल्लाह ही मालिक है। डियर गवर्नमेंट, बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की ऐसे मत करें, थोड़ा सा कंट्रोल करें और आवाम को एतमाद में ले। बताएं तो सही हो क्या रहा। हेडलाइन से कोर्ट ने 7 दिन में रियासती इदारों से 7 अहम सवालात के जवाब मांग लिए। खिलाफ वर्जी साबित होने पर तौहीन का इंदिया भी दे दिया। डेडलाइन खत्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले लॉन्ग मार्च के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। हुकूमत को रुकावटें लगाने और गिरफ्तारियों से रोकने की इस्तदा। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की तारीख को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत कर दिया। लॉन्ग मार्च के दौरान वकला पर तशद्दुद क्यों किया? लाहौर की सेशन अदालत ने वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। मुलव्विस पुलिस अफसरान भी कानून की पकड़ में आएंगे। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली में मशरूत वापसी का इशारा। इलेक्शन की तारीख दें तो इलेक्शन रिफॉर्म्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली के लिए कौमी असम्बली में वापस आ सकते हैं। फवाद चौधरी ने हुकूमत के सामने शर्त रख दी। जी जनाब, हेडलाइंस आपने जान ली, आपको पता चल गया होगा। सबसे पहले बात हम करेंगे आज की बड़ी खबर पर।
सख्त बेयकीनी है, सख्त लामकानी है। लामकानी तहरीक इंसाफ के लिए और बेयकीनी हुकूमत के लिए। सियासी अदब इस्तेहकाम जारी है और ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है ये बरकरार है। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो सियासी महाज़ाराई है इस पर तो मामला जारी ही था, लेकिन साथ साथ अब ये जंग कानूनी भी हो गई है। अदालतों को भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया है। लॉन्ग मार्च से मुतालिक बड़ी अदालत का बड़ा तहरीरी फैसला सामने आया, जिससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो 25 मई का लॉन्ग मार्च था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लग ऐसे रहा है कि ये मार्च पीटीआई के गले पड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के कारकुनों का डी चौक तक पहुंचना अदालत को कराई गई यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी करार दिया है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक जो अदालती हुक्म है उसकी खिलाफ वर्जी पीटीआई क़यादत की हिदायत पर की गई या नहीं, ये हक़ाइक़ जानने के लिए जो रियासती इदारे हैं एक हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि सबसे बड़ी अदालत है ओबियसली, उसने 7 सवालों के जवाबात मांगे हैं, जिसके बाद ये फैसला होगा कि तौहीन अदालत हुई या नहीं हुई। अगर तौहीन अदालत हुई है तो फिर किसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? अदालत ने अपने फैसले में वाज़ेह किया कि पुरअमन एहतजाज का आईनी हक रियासत की इजाज़त से मशरूत है। अब इदारों की रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा कि इससे पीटीआई की मुश्किलात बढ़ती हैं या कम होती हैं या हुकूमत के लिए कोई परेशानी बन सकती है। ये तो पहले लॉन्ग मार्च का फैसला था। अब अगले मार्च के लिए पीटीआई ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इमरान खान साहब ने 26 मई को हुकूमत को 6 दिन का अल्टीमेटम दिया था। अब वो डेडलाइन खत्म हो गई है और वो डेडलाइन से पीछे हटते कुछ दिखाई दे रहे हैं। अगले लॉन्ग मार्च से पहले पीटीआई ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और वो दरख्वास्त में उन्होंने इस्तदा की है कि आज़ादी मार्च करना चाहते हैं, हुकूमत को तशद्दुद और गिरफ्तारियों से रोका जाए। और गुज़िश्ता रोज़ अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारा केस लगा हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्शन चाह रहे हैं कि क्या हमारे पाकिस्तानियों का फंडामेंटल राइट है कि पुरअमन एहतजाज करें। अब सुप्रीम कोर्ट से ये बेसिक सवाल है। और क्या इस तरह के मुजरिमों को आप इजाज़त दे सकते हैं कि आप औरतें बच्चे देखें और उनके ऊपर शेलिंग करें? और जो पंजाब पुलिस का इस्तेमाल किया है, गलत इस्तेमाल किया, तो हम सुप्रीम कोर्ट से रूलिंग ले रहे हैं और उसके बाद जैसी उनका फैसला आता है उसके बाद मैं अनाउंस करूंगा, फिर हम निकलेंगे इंशाअल्लाह। और इस बारी बहुत बेहतर प्लानिंग होगी। इस बारी हमारी प्लानिंग कोई ठीक नहीं थी। दूसरी जानिब लाहौर की सेशन अदालत ने वकला पर तशद्दुद करने के खिलाफ वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। इसके बावजूद उन्होंने तहरीक इंसाफ को खबरदार किया है कि किसी सूरत फसादी जत्थों और शरपसंदों को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगी और जिसने कानून को हाथ में लिया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, सूरत हाल बिल्कुल ठीक नहीं है। और एक और बयान जो इमरान खान साहब ने कल दिया हमारे दिलों पर तीर की तरह लगा है। उन्होंने कहा कि अगर दुरुस्त फैसले ना हुए तो फौज तबाह होगी, सबसे पहले फौज हिट होगी, मुल्क खुदा न खास्ता हाकिम बदन 3 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। खान साहब ऐसी बातें कैसे कर जाते हैं एक नेशनल लीडर होके? वो सारे सवालात है, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। कामरान यूसुफ साफ़ी, तजियाकार और एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। कामरान, सुबह बखैर। जो हालात आगे बढ़ते जा रहे हैं ऐसे लगता है कि फ्रस्ट्रेशन में इजाफा हो रहा है और जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, बयानात सख्त से सख्त इस हद तक सख्त होते जा रहे हैं कि कौमी मफाद को भी मलूज़े खातिर नहीं रखा जा रहा। आप इस सूरत हाल को कैसे एनालाइज कर रहे हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और लगता यही है कि इमरान खान साहब इक़्तिदार से बाहर जो हैं वो रहना उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हालांकि ऑन द कॉन्ट्ररी मैं ये जब 25 मई का जो फिजल आउट हुआ या आप कह लें कि एक फ्लॉप शो हुआ, उसके बाद पीटीआई के अंदर बहुत से लोग इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि इवन ये जो 25 मई की कॉल भी खान साहब ने दी थी, ये जल्दी में दी थी। अपना ट्रम्प कार्ड इतनी जल्दी नहीं दिखाना चाहिए था। और वो मेरी इस बात से इत्तेफाक कर रहे थे कि जो सियासतदान होता है उसकी बड़ी थिक स्किन होती है। अगर जब वो इक़्तिदार नहीं भी रहता तो वो थोड़ा सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त के साथ अपनी अगली बारी का इंतजार करता है। ये नहीं करता कि उसको आज इक़्तिदार से निकाला है और कल ही वो वापस आने के लिए जो मर्जी उसको करना पड़े उसके लिए पीछे पड़ जाता है। तो इस बात से तहरीक इंसाफ के अंदर ना सिर्फ उनके जो रहनुमा है बल्कि जो उनके कारकुनान हैं वो इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि बिल्कुल ये खान साहब को इतना जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि थोड़ा सा स्टेप बैक करना चाहिए। अपना जो जलसे जुलूस जरूर करें लेकिन इस तरह की थ्रेट्स ना दें। लेकिन जिस बयान का आप जिक्र कर रहे हैं कि एक टीवी चैनल को जिस तरह से उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसके बाद अब जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो हर तरह से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो उन्होंने बातें की हैं एटलीस्ट देखें
ये बात तो अपनी जगह पे मौजूद है कि इस मुल्क के अंदर इस वक्त एक इकोनॉमिक क्राइसिस है जो सबसे बड़ा मसला है। आप लोड शेडिंग की बात कर रहे थे, लोड शेडिंग इसलिए हो रही है क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास जरूर प्लांट्स मौजूद हैं, पैसे नहीं है कि उन प्लांट्स को आप चलाएं। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। बातें उनकी बिल्कुल ठीक है कि हम तेजी से अब उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर हमारे पास जो निगोशिएटिंग पावर है, जो IMF के साथ हो, जो बाकी दुनिया के ममालिक हो, वो ऑप्शंस हमारे पास खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन खान साहब का ये कहना कि ये सब इस वजह से हो रहा है या सब इस वजह से होगा क्योंकि उनको इक़्तिदार से निकाल दिया गया और इस पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल ये है कि एक दफा फिर एस्टेब्लिशमेंट उनका साथ दे और वो दोबारा इक़्तिदार में आ जाएं, तब पाकिस्तान ठीक होगा। ये मेरे ख्याल में जो रविश है या ये जो तरीकाकार है ये बिल्कुल ठीक नहीं। You're absolutely right. कारमन, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, जो भी अभी कॉम किए गए हैं, रियासती इदारों से जवाब मांगा गया है कि लॉन्ग मार्च के अंदर जितनी भी खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, डी चौक पे पहुंचना हो, कारकुनों का रेड जोन एरिया में दाखिल होना, ये ओवरऑल मामला आता है। आपको क्या लगता है जो भी फैसला आएगा ये किस के हक में होगा और किसके लिए नुकसानदेह हो सकता है? ओवरऑल आप इस हवाले से कॉमेंट कीजिएगा। देखें, ये प्रिडिक्ट करना तो बहुत मुश्किल है कि ये किसके हक में होगा, क्योंकि जब इस हवाले से जो शॉर्ट ऑर्डर या जो कमेंट्स आए थे जब 25 मई के धरने के हवाले तो उस वक्त तो यही लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो हुकूमत है वो मुश्किल का शिकार है, क्योंकि जो जजेस के बयानात थे उन्होंने यही कहा, एक बेनिफिट ऑफ डाउट जो है इमरान खान साहब को दिया कि जो ओरिजिनल कोर्ट का ऑर्डर था कि वो डी चौक पर ना आए, उनके कारकुनान डी चौक पर ना आए, शायद उनको वो पैगाम ठीक तरीके से पहुंचा ना हो। इवन के जो इस्लामाबाद में ब्लू एरिया के अंदर मुबैना तौर पर जो PTI के कारकुनान हैं उन्होंने दरख्तों को आग लगाई, में भी आंसू गैस की शेलिंग को खत्म करने के लिए, उस पर भी बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। लेकिन कल का जो तफसीली फैसला आया है उसमें जाहिर है कि अब मुझे लगता है कि PTI के लिए मुश्किलात थोड़ी बढ़ सकती हैं। उसकी वजह यह है कि जो रिपोर्ट्स मांगी गई हैं, जाहिर है कि जो रेलेवेंट इदारे हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, और अगर उस रिपोर्ट के अंदर वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि यस टाइमली जो है इमरान खान साहब को इन्फॉर्म कर दिया गया था और उसके बावजूद जो है जो PTI के मुजाहिरीन हैं वो डी चौक पर और डी चौक से मुल्का इलाकों पर पहुंचे, तो जाहिर है कि उनकी मुश्किलात में फिर इजाफा हो सकता है। लेकिन आई हैव टू से यहाँ पर मैं एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो इमरान खान साहब, आपने उनका साउंड बाइट भी चलाया कि अब जो अगला जो लॉन्ग मार्च करना चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं कि उससे पहले सुप्रीम कोर्ट एक रूलिंग दे, एक पिटीशन भी उन्होंने। लेकिन कल का जो तफसीली फैसला आया है मुझे लगता है कि उसी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उस पिटीशन का ऑलरेडी जवाब दे दिया। तो बहुत से जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनका ख्याल है कि इन्फ्रक्चुअस हो गई है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोई भी जो जमात है या कोई भी ग्रोह जो है उसका मुजाहरा करना, उसका जरूर पुरअमन मुजाहरा करना उसका आईनी हक है, लेकिन सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस और जो स्टेट की परमिशन है। तो इसका मतलब है कि ये तो ऑलरेडी जवाब मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन का जो कल कामरान, अगर सुप्रीम कोर्ट इसी बात को दोहराती है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला लिख चुकी है, तहरीर कर चुकी है मौजूद अदालत, अगर इसी बात को दोहराया जाता है, और जाहिर बात है हमारा आइन एक बेसिक राइट देता है हर शहरी को आज़ादी इज़हार राय का और एहतजाज का भी हक देता है, जो बात इमरान खान कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी कहा था कि इमलाक को नुकसान न पहुंचे और हुकूमती डोमेन के अंदर जहां पे हुकूमत ने किसी किस्म की पाबंदी जैसे कि रेड जोन है उसको वायलेट ना किया जाए। लेकिन ओबियसली डी चौक और रेड जोन तक फिर भी कुछ कारकुनान पहुंचे, जिसकी वजह से कल अदालत ने अपना फैसला भी दिया। इस पिटीशन के बाद जो PTI ने फाइल की है, अगर अदालत ये कह देती है कि जी आप मार्च कर लें और मार्च करने के बाद आप डिस्पर्स हो जाएं, जो एक तरीका है, या एक सर्टन जगह पे एक जलसा करें उसके बाद रुके नहीं, चले जाएं, कोई प्रेशर नहीं डालें हुकूमत पे, तो इमरान खान के लिए क्या वो फैसला काबिल कबूल और फिर मुअस्सर भी होगा अपने मकसद के लिए जो वो जिसके लिए वो करना चाहते हैं? मेरे ख्याल में एग्जैक्टली बिल्कुल भी नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट जो है, जाहिर है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हर किसी का हक है कि आइन के तहत वो जरूर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए, लेकिन जो कानून और आइन के दायरे में रहते, ये बात मत भूलें कि जब आप एहतजाज करते हैं तो जो एहतजाज करने वाले हैं सिर्फ उनके हकूक नहीं होते बुनियादी, जो एहतजाज नहीं कर रहे उनके भी हकूक हैं। अगर किसी भी शहर में कोई मुजाहिरा हो रहा है तो वहां पर जो रहने वाले शहरी हैं उनकी जो नकलो हरकत है वो उनका एक बुनियादी हक है। अगर आप सड़कों को बंद कर देते हैं, अगर आप सरकारी या उनकी इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो उनके बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये इख्तियार मौजूद है कि वो एक ब्लैंकेट इजाजत दे इमरान खान साहब को कि वो अपनी मर्जी से इस्लामाबाद में आए, जितने दिन रहना चाहते हैं रहें। आई थिंक जो हमारे पास एक जी जी जी
एक टेम्पलेट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है कि माजी में खुद जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी तो मौलाना फजलुर रहमान का हमने देखा कि एहतजाज हुआ, और जो उन्होंने उस वक्त की इंतजामिया के साथ एक मुआहदा किया कि हम इस जगह से आगे नहीं जाएंगे, तो उस जगह से वो आगे नहीं गए। तो इमरान खान साहब को भी अगर वो इस्तीफा आते हैं तो मेरे ख्याल में जो इंतजामिया है, लोकल जो गवर्नमेंट है, उनके साथ यकीनी तौर पर एक मुआहदा करना पड़ेगा। ठीक है, कि ये अच्छा, है इसमें कामरान, एक तरफ तो हम पीटीआई की बात करें, दूसरी जानिब हुकूमत ने भी पिछली दफा इस मार्च को जिसे कहते हैं क्रश करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे कोई एमएनए था, कोई एमपीए था, इवन कोई वर्कर या सोशल मीडिया वर्कर भी था, इस हुकूमत ने और इसकी इंतजामिया ने उसके घर पे भी रात को 12-12, 2-2 बजे पुलिस भेजी। बहुत सारी वीडियोस इस चीज़ की गवाह हैं, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वो पुलिस वाले उनके घरों में फलांगे, उनके बेडरूम्स तक गए। यानी कि हुकूमत ने भी कोई कसर उठा नहीं रखी इसको, इस मामले को खराब करने की। तो क्या अगर इस दफा सुप्रीम कोर्ट ये अलाउ नहीं भी करती कि आप वहां पे आए और वहां पे धरना दे दें, तो क्या ये अलाउ करेगी सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत भी जो चाहे मर्जी करती फिरे, लोगों की चादर चार दीवारी का ख्याल ना रखे? देखिए, उस हवाले से तो 25 मई का जो लॉन्ग मार्च जब चल रहा था, तो जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, तो ऑलरेडी उन्होंने इस हवाले से एक ऑर्डर पास कर दिया था कि हुकूमत कोई भी इस तरह का इकदाम ना करे, बल्कि जो लोग गिरफ्तार हैं उनको बगैर किसी वजह के उन्होंने कानून नहीं तोड़ा तो उनको रिहा कर देना चाहिए। तो जाहिर है कि गवर्नमेंट के लिए भी ये एक चैलेंज होगा, लेकिन जाहिर है कि गवर्नमेंट ने जो भी हिकमत अमली अपनाई गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से, इसमें दो नुक्ते नजर हैं। एक व्यू तो ये है कि अगर 2014 में जिस तरह से हुआ कि उस वक्त तहरीक इंसाफ को आने दिया गया और उस वक्त उनको बहुत सी जो खुफिया जो हमारे यहाँ ताकतें उनकी हिमायत भी हासिल थी, वो जब आकर के तो फिर गवर्नमेंट के लिए एक क्वेश्चन मार्क हुआ और लोगों ने गवर्नमेंट की नाअहली पर सवाल उठाया कि आपने इनको रोका क्यों नहीं जब ये लाहौर से निकले थे। इस दफा उन्होंने अपनी हिकमत अमली चेंज की कि बजाय इसके कि जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद के अंदर डी चौक में आकर बैठ जाएं और उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस लिमिटेड हो जाएं, तो उन्होंने क्या किया कि क्यों ना इनको जहां पे हैं उधर ही इनको रोका जाए। और अगर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए जो कि ऑप्टिक्स बुरी थी, इसको कभी भी कंडोन नहीं किया जा सकता, जो भी उनकी जो आप कह लें कि रातों को जाके बिला वजह आप लोगों के घरों में रेड्स करें। लेकिन अगर आप ये देखें तो गवर्नमेंट की पर्सपेक्टिव से देखें तो लगता है कि उनकी हिकमत अमली कामयाब रही, क्योंकि उनका ख्याल है कि उन रेड्स की वजह से जो भी आंसू गैस उन्होंने इस्तेमाल की, इमरान खान साहब शायद उनको फिर अपना जो लॉन्ग मार्च है वो कॉल ऑफ करना पड़ा। अगर वो ना करते तो फिर इमरान खान साहब डी चौक पे आ जाते और फिर शायद अभी तक डी चौक पे बैठे होते। तो इट्स अ काइंड ऑफ बड़ा डेलिकेट आप कह लें कि सिचुएशन है, कैच 22 की सिचुएशन। गवर्नमेंट अगर ना स्टेप्स लेती तो शायद आज इमरान खान साहब को भुगत रही होती। अच्छा कामन, दूसरी जानिब असेंबली से इस्तीफों का मामला है। कल हमने परवेज इलाही साहब की भी स्टेटमेंट देखी, उन्होंने मशवरा दिया कि जी हमें असेंबली के अंदर रहकर अपोजिशन का किरदार पार्लियामेंट के अंदर रहकर करना पड़ेगा। अब फवाद चौधरी साहब ने भी एक इंदिया तो दिया है कि अगर ये इलेक्शन की डेट दे देते हैं तो फिर हम असेंबली के अंदर आएंगे और वहाँ पर हम इस तरह से अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। आपको लगता है कि ये बेहतर ऑप्शन है तहरीक इंसाफ के लिए कि वो बाहर तो जिस तरह से अपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी उसी तरह से रोल प्ले करें? आई थिंक आइडियल सिचुएशन तो यही है कि नो मैटर कि जिस तरीके से दो के बज़ाहिर तरीके अदम एतमाद आइन के अंदर मौजूद है उनको हटाया गया, लेकिन तहरीक इंसाफ का एक अपना नुक्ता नजर है। अगर पाकिस्तान के अंदर कुछ सियासी इस्तेहकाम चाहिए, इलेक्शन इतने दूर नहीं है। आइडियल सिचुएशन तो यही है कि वो अपने एतराज़ात के साथ जो भी उनके कंसर्न्स हैं, इमरान खान साहब पार्लियामेंट के अंदर रहते हैं, उसका फायदा उनको क्या होता है? जाहिर है कि वो एक तो अच्छे मुकर्रर हैं, एक तो जो अवामी मसाइल जो अब इस गवर्नमेंट को मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं वो पार्लियामेंट के अंदर रहकर उनको वो टफ टाइम देते। फिर जो खुद की अपॉइंटमेंट्स हैं, लेट्स से कि चेयरमैन नैब की है, फिर आगे जो केयर टेकर गवर्नमेंट आनी है, आपको पता है कि ऑपोजिशन लीडर की मशावरत से आती है। लेकिन अगर इस्तीफा देकर चले जाएंगे, अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन फिर गवर्नमेंट का अपना मनपसंद होगा, फिर तो इमरान खान साहब ये गिला नहीं कर सकते कि चेयरमैन नैब हो या केयर टेकर सेटअप हो, वो उनकी मर्जी से नहीं है, क्योंकि आईनी तौर पर तो ऑपोजिशन लीडर नहीं है, वो इख्तियार अपना खो देंगे। लेकिन लगता नहीं है कि दो कि इमरान खान साहब नहीं आना चाहते, उनके साथ जो लोग हैं, जैसे आपने फवाद चौधरी साहब का जिक्र किया, मेरी असद उमर साहब से भी बात हो रही थी, वो भी कहीं ना कहीं इस बात से एग्री करते हैं। लेकिन अगेन वो यही कहते हैं कि जब तक लार्जर अग्रीमेंट नहीं होता, और वो अग्रीमेंट शायद की अंडरस्टैंडिंग यही है कि अगर ये गवर्नमेंट अग्री कर ले कि कुछ अरसे के बाद एक इलेक्शन डेट का ऐलान कर देंगे तो उन रिफॉर्म्स के आने के लिए वो असेंबली में वापस आ सकते हैं। लेकिन अभी
लगता नहीं है कि वो वापस आएंगे। और गलती वही दोहरा रहे हैं जो पहले उन्होंने 2014 में दोहराई थी, फिर आना पड़ा था, और फिर वो मारूफ जुमला ख्वाजा आसिफ साहब का हमें याद है, वो उसके बाद सामने आया था। खैर, अभी एक तो ये कि दो हिस्से अगले सवाल के, और ये आखिरी भी है। एक तो इस वक्त आपको ज्यादा वल्नरेबल एंड पे कौन सी साइड नजर आती है, तहरीक इंसाफ या मौजूदा हुकूमत? चूंकि ये सूरत हाल बदलती रहती है, कभी लगता है कि हुकूमत खत्म होने वाली है और कभी लगता है कि तहरीक इंसाफ अब कामयाब नहीं हो पाएगी। तो एक तो आपको अब क्या लगता है इस वक्त किसका पलड़ा ज्यादा भारी है सारे एंगल्स को देखते हुए? नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत की अपनी परफॉर्मेंस। कामरान, हम लोड शेडिंग की बात कर रहे थे, हम कुकिंग ऑयल की प्राइसेस की बात कर रहे थे, हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है लेकिन हालात काबू में नहीं आ रहे हैं, तो ये कितना बड़ा सेटबैक है सिटिंग गवर्नमेंट के लिए? आई थिंक अगर 25 मई के लॉन्ग मार्च से पहले की सूरत हाल देखें, जब इमरान खान साहब थ्रेट दे रहे थे, तो उसको सामने रखते हुए तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इस वक्त गवर्नमेंट जो है टू एन एक्सटेंट सर्वाइव कर गई है। अगर उनकी सर्वाइवल की बात करें, क्योंकि ये सबसे बड़ा थ्रेट था, वो मुश्किल फैसले जो तेल की कीमतें बढ़ाने हैं वो ले नहीं पा रहे थे। तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो है वो इमरान खान साहब जो तहरीक इंसाफ है वो ऑन द लूजिंग साइड है, क्योंकि इमीडिएटली जो वो चाहते थे वो हुआ नहीं। 6 दिन का जो अल्टीमेटम है वो भी गुजर गया, और मेरी इत्तला तो यही कि इमीडिएटली को मार्च होने वाला नहीं है। अब ये तो एक बात थी। अब उसके बाद अगर ये गवर्नमेंट कुछ अरसे के लिए सर्वाइव कर रही है, तो सबसे बड़ा और की चैलेंज वो है ही इकोनॉमिक रिवाइवल है, और वो है ही महंगाई से काबू पाना। और वो क्या कर पाएगी, हालात इतने अच्छे नहीं लगते। कुछ तो जाहिर है कि सिचुएशन ऐसी है, और दूसरा जो इस वक्त ओवरऑल पूरी दुनिया में आप देखेंगे ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में मुसलसल ऊपर जा रही हैं, जो इंटरनेशनल कमोडिटी की प्राइसेस हैं वो मुसलसल ऊपर जा रही हैं। और दूसरा, अभी तक IMF के साथ 2 के मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि जल्द एक मुआहदा हो जाएगा। हमारे जो दोस्त ममालिक हैं अभी तक उस तरह से हमारी उन्होंने मदद नहीं की। तो मेरे ख्याल में इमरान खान से ज्यादा अब ये जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं और लोगों की तवक्कुआत हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है इस गवर्नमेंट के लिए बनिस्बत इमरान खान के। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच कासिफ, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे कामरान यूसुफ, इकॉनमी की सिचुएशन के हवाले से बात कर रहे थे। जो हुकूमत को चैलेंजेस हैं ओवरऑल इस वक्त ज़्यादा मुश्किल में हमें हुकूमत दिखाई देती है, क्योंकि चाहे वो महंगाई हो, लोड शेडिंग हो या दीगर मामला, तो हुकूमत इस वक्त मुश्किल से दो चार है। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहेंगे एक्सप्रेस। जिक्र करते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के तुर्की के दौरे का। ये 3 रोज़ा दौरा है जो कि जारी है, कामयाबी से जारी है। तुर्की के साथ ताल्लुकात का एक नया दौर ऐसा लगता है शुरू हो रहा है। दोनों ममालिक इस साल 75वीं सालगिरह भी मना रहे हैं अपने सिफारती और बरादराना ताल्लुकात की। ये जश्न है जो कि जारी है। गुज़िश्ता रोज़ तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान अंकारा में सदारती महल पहुँचे, जहाँ उनका शानदार और पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तुर्क सदर से मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने जो बाहमी ताउन है, 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इस पर गुफ्तगू की, और मुलाकात के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जिसमें दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का अज़्म भी किया। अगर हम तिजारती ताउन की बात करें जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और पाकिस्तान को खासतौर पर इसकी बड़ी ज़रूरत है, इसको बढ़ाने का इत्तफाक किया गया, बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया और इसको तकरीबन $5 बिलियन तक ले जाने की भी बात की गई। इसके बाद शहबाज शरीफ साहब तुर्क वज़ीर ख़ारजा से भी मिले, बाहमी ताल्लुकात, तिजारत, दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने वफ़द के हमरा मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर भी हाज़िरी दी जो कि जदीद तुर्की के बानी हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और काबीना के दीगर अराकीन भी तुर्की में मौजूद हैं, चूँकि इंतहाई अहम दौरा है। चाहे CPEC की बात करें और इसकी तौसीक़ की बात करें और तुर्की पाकिस्तान ताउन की बात करें, तो हमने सोचा इस पर भी एक नशिस्त हम ज़रूर करें। बिल्कुल, इसी हवाले से डॉक्टर जमील खान हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, उनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ऑब्वियसली ये दौरा पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आप सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर के इस दौरे को किस तरह से देख रहे हैं? दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं इसमें बेहतरी की सूरत हाल के हवाले से, दूसरी जानिब जो मुआशी सूरत हाल है पाकिस्तान की, उसमें ये कितना हेल्पफुल होगा वज़ीर आज़म का ये दौरा? जी बिल्कुल, माशी सूरत हाल में तो यकीनन हेल्पफुल होगा, लेकिन ये जियो पोलिटिकल साइड पर भी हेल्पफुल होगा। दरअसल माशी मफाद या माशी जो गोल्स हैं, अहदाफ हैं, वो हासिल उसी वक्त होते हैं जब आपके इर्द गिर्द और जियो पोलिटिकल सिचुएशन आपके फेवर में हो, कम से कम आपके मुखालिफत में ना हो। तो इसलिए दे गो इन टैंडम, बेसिकली साथ साथ चलते हैं ये। तो लिहाजा आपने सवाल किया तुर्की की अहमियत हमारे मरासम के लिहाज से, तुर्की की अहमियत दुनिया में और तुर्की की अहमियत खित्ते में। हमारे मरासम के लिहाज से तो जब पाकिस्तान जब नहीं बना था तो इसी खित्ते से लोग गए थे और उन्होंने जो
तुर्क नेशन की मदद की थी, वो आज तक अपने दिल पर हाथ रख के और पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा सराहते हैं। तो पीपल टू पीपल रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं और हमारे स्टेट लेवल पर भी रिलेशन हमेशा अच्छे रहे हैं। कुछ थोड़ी से अचकोले आए वो कारके वगैरह के सिलसिले में, जो कि बाद में हल हो गए, और उसी तरीके से कुछ ड्यूज तुर्की के जो हमारे इन्वेस्टर्स थे उनके कुछ रह गए थे, और तुर्की के इन्वेस्टर्स को कुछ शिकायत भी थी जो कि प्राइम मिनिस्टर ने उनसे अपॉलॉजीज भी कर ली और कहा कि अब वो आएंगे यहाँ तो उन्हें बिल्कुल स्मूथ वर्किंग एनवायरनमेंट मिलेगा, और बाकी उन्होंने वीजा ऑन अराइवल तमाम चीज़ों का ऐलान किया। ये तो रही बात जो कि माइक्रो लेवल पे है। जो मैक्रो लेवल पे 5 बिलियन की बात हुई है, वो अहदाफ 3 साल से पहले हासिल हो सकते हैं। और वो कैसे? तुर्की से जो हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो 2016 में दस्तखत होने वाले थे और किसी वजह से, बल्कि मैं समझता हूँ कि हमारी इसमें कुछ अपनी लफ्जिश है जिसकी वजह से नहीं साइन हुआ, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर के इस दौरे के दौरान जो मुझे नजर आ रहा है, या FTA इसके फौरन बाद जो कि हाई लेवल डेलीगेशन टॉक्स जो होती है प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ स्टेट वगैरह और हेड ऑफ गवर्नमेंट के बाद, तो उसमें कुछ ये चीजें सीधी हो जाएंगी। और अगर FTA नहीं भी हुआ तो हमारे लिए इक्वल मफाद हमारा ये है कि तुर्की हमें इजाजत दे दे कि GSP प्लस जिस तरह के हम यूरोपियन यूनियन में अपना भेजते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उसी तरीके से टर्की में लैंडिंग की अगर हमें इजाजत मिल जाए। और ये अजीब एक सितम ज़रीफी है कि तुर्की हमारा इतना प्यारा दोस्त है कि तुर्की का सदर वाहिद सदर है, हेड ऑफ स्टेट है, जो कि पूरी दुनिया में कभी आज तक किसी को एजाज हासिल नहीं हुआ कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट को 4 मरतबा एड्रेस करे। और डॉक्टर साहब कल जो बयानात आए वो भी बड़े हौसला अफजा थे। शहबाज शरीफ साहब ने भी उन्हें अपना भाई लिखा सोशल मीडिया पे, और तुर्क सदर हैं उनके भी ऑफिशियल सोशल के ऊपर उनको ब्रदर शहबाज शरीफ उन्होंने लिखा। और यकीनी तौर पे हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क, कुछ तो आपने बड़े इंपॉर्टेंट शोबे आपने गिनवाए। एक तो मजीद पोटेंशियल क्या है दोनों ममालिक के दरमियान जिसमें हम काम कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये जो सरमायाकारों का एतमाद है ये FDI के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए की है किसी भी मुल्क के ऊपर, और पाकिस्तान इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया की बेहतरीन मार्केट तो है एम्बेसडर साहब, लेकिन हम अट्रैक्ट नहीं कर पाते क्योंकि हम ट्रस्ट नहीं दे पाते बहुत सारे ममालिक के इन्वेस्टर्स को। कल शहबाज शरीफ ने इस पर बड़ा फोकस करके बात भी की और एंड पे एक इकबाल का शेर भी पढ़ा जब वो ट्रेड मिनिस्टर से मिले। तो आप किस हद तक समझते हैं कि कामयाब रहेंगे इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल कराने में शहबाज शरीफ साहब? जी, क्योंकि मैंने शहबाज शरीफ साहब को, जब मैं सफीर था UAE में, तो तुर्की के तकरीबन 6-7 दौरे उन्होंने किया और UAE से ही उनको कनेक्शन मिलती थी फ्लाइट की, और तकरीबन 3.5-4 घंटे का गैप होता था। उन तमाम 3.5-4 घंटों में जब तक मैं सफीर वहाँ रहा, कोई 6 मरतबा उनसे मेरी तुर्की जाते वक्त और आते वक्त उनसे डिस्कशंस रही हैं। और तुर्की के मामले में, चाइना और तुर्की के मामले में शहबाज शरीफ साहब वो बड़े वाज़ेह और बिल्कुल क्लियर थॉट्स के साथ होते थे, और उन्होंने जितनी इन्वेस्टमेंट जब चीफ मिनिस्टर थे, जब वो लेके आए थे, पाकिस्तान में उतनी इन्वेस्टमेंट कहीं कोई और सूबा नहीं ला सका। तो अब अगर उसी को बड़े पैमाने पर देखा जाए तो यकीनन उनमें ये उन्होंने साबित किया है। मतलब अभी तो खैर वक्त बताएगा कि प्राइम मिनिस्टर कितना उस पर अपना, जिस चीफ मिनिस्टर थे उस तरीके से कितना वो कॉन्फिडेंस बरकरार रखने में एज अ प्राइम मिनिस्टर चारों सूबों के लिए, क्योंकि अब तो वो चारों सूबों को देख रहे हैं ना, तो उसमें उस लिहाज से कितने कामयाब होती हैं। लेकिन उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो महसूस यही होता है कि कामयाबी पाकिस्तान के लिए इसमें हासिल हो सकती है, क्योंकि उनके जो इनफैक्ट ही इज नोन, मैं तो सारी जिंदगी मैंने गवर्नमेंट के फ्राइज मनसबी अंजाम देता हुए गुजारा है, तो मेरे जो साथी हैं वो भी कहते हैं कि ही इज अ डिलीवरर। उसके और बहुत सारे खदोखाल हैं आगे चल के, अगर आप कहें तो मैं बता दूंगा। अभी का आपके टॉपिक का महवर ये है कि हमारी इकोनॉमिक, हमारी सूरत हाल कैसी रह सकती है, और इकोनॉमिक सूरत हाल जितनी हमारी, ये आप सारी गिनवाई है कि तो तुर्की का दुश्मन हमारा दुश्मन, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। मेरा ख्याल है नेटो के तमाम ममालिक जो हैं वो अपने सर पकड़ के बैठे होंगे। अच्छा, सब एक हमने चीज नोटिस की है कि हमारी पाकिस्तानी कौम का जो तुर्क कल्चर है या तारीख है, इसकी जानिब झुकाव बड़ा ज्यादा है। वैसे तो तुर्की से भी हमारा बड़ा अच्छा इस्लामी तौर पे भी ताल्लुक़ है, और तुर्की वन ऑफ द वेरी गुड कंट्रीज़ जो कि जिसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं दुनिया भर को लेकर। सऊदी अरब भी है, सऊदी अरब के साथ भी हमारा एक मजहबी झुकाव भी है। लेकिन तुर्की की जानिब चाहे उनका कोई कल्चरल एक्टिविटी हो, चाहे उनके टर्किश ड्रामाज हों, पाकिस्तान में बड़े मकबूल होते हैं जी, और उनको बहुत पसंद किया जाता है। और टर्किश लोग भी जो पाकिस्तान में आते हैं वो पाकिस्तानी कल्चर को बड़ा अपनाते हैं, काफ़ी हद तक मुमासलत भी है हम लोगों में। तो इसको बेस बनाते हुए हम पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को कैसे बेहतर बना सकते हैं? क्या इक़दाम दोनों गवर्नमेंट्स कर सकती है? तो वीज़ा का आपने जिक्र किया।
अभी तो देखें कि हमारी पीपल टू पीपल कांटेक्ट इस वक्त दुनिया में अगर कहीं सबसे ज्यादा है किसी मुल्क से तो वो तुर्की है। अच्छा, बहुत सवाल तो ये उभरता है और आपके नाजरीन भी ये जानना चाहेंगे गालबन कि किस तरीके से इसको हम अपने इकोनॉमिक रिलेशंस में तब्दील करें, और यही प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की थी। जितनी हमारे उनसे मरासम है तो क्या वजह है कि हमारी इस वक्त टोटल एक्सपोर्ट तुर्की को जो है 2020 की फिगर मेरे पास है 394 मिलियन है और तुर्की हमारे पास 630 यानी 101 बिलियन से थोड़ा सा ज्यादा हमारा ट्रेड है। तो ये अगर हमारे रिलेशंस को देखें तो हमारा तो 50 बिलियन होना चाहिए उनके साथ ट्रेड। और क्यों और वो इसलिए कि तुर्की जो है वो यूरोपियन यूनियन में कस्टम कमीशन का मेंबर है। और कस्टम कमीशन क्या है, मैं आपको 1 मिनट में इसको बयान कर देता हूँ। कस्टम कमीशन वो मुआहदा है तुर्की का यूरोपियन कमीशन के साथ और यूरोपियन ममालिक के साथ कि तुर्की में जो भी सामान तुर्की से जाएगा उस पे कोई टैरिफ नहीं होगा। अच्छा। कोई मतलब कस्टम ड्यूटी वगैरह नहीं लगेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि तुर्की को एक्सेस है पूरे यूरोप की, और सितम ज़रीफ ही देखें हमें एक्सेस है जीएसपी प्लस के लिहाज से, लेकिन तुर्की में हम सामान नहीं बेच सकते। ये देखें, ये हमारे रिलेशंस को ट्रांसफॉर्म करना बहुत जरूरी है, इन फीलिंग्स को ट्रांसफॉर्म करना बहुत जरूरी है कि जब ऐसी बात है, जब हमें यूरोपियन यूनियन दे रहा है तो तुर्की में हमारा सामान यानी गुड्स एंड सर्विसेज क्यों नहीं लैंड कर सकता। एक और चीज खबर है इसमें, वो ये है कि यूएई ने अपने अब्राहम अकॉर्ड के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इजराइल से साइन कर लिया है। अब उनके गुड्स एंड हमारे बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज यूएई में जाते हैं, उसको एक्सेस मिल गई है। दूसरा ये है कि जो गल्फ कंट्रीज के हमारे साथ जीसीसी के साथ एक हमारा मुआहदा चल रहा था, शहबाज शरीफ साहब के आने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि उस मुआहदे को आगे बढ़ाते हुए हमें कस्टम टैरिफ एक मुल्क में अगर हम बेचते हैं यूएई में तो तमाम ममालिक में जा सके, तो इससे हमारे इकोनॉमिक जो हालात हैं वो बेहतर बिल्कुल ठीक। बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली आपने मुख्तलिफ जो इसमें मौजू हैं उसको एड्रेस किया। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हम चाहते थे कि हम इस पर बात करें। बड़ा अहम ये दौरा है, अब तक कामयाबी से जारी है, और जैसा कि इन्वेस्टर जमील अहमद खान साहब ने बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा मजीद पोटेंशियल मौजूद है इसको बेहतर करने के लिए। वी लुक फॉरवर्ड के हालात बहुत बेहतर हों और हम जो ट्रेड कोऑपरेशन है इसको मजीद ज़्यादा बढ़ाएं और आगे लेकर जाएं। इस पॉइंट पर ब्रेक लेते हैं। एक्सप्रेसो। अब सुबह सुबह आपको हम खिलाएंगे पठूरे, वो भी मटन पठूरे। फरियाल वर्चुअल, हाँ वर्चुअली खिलाएंगे। चलिए जनाब, देखते हैं फरियाल राना आज कहाँ गई हैं और हमें मटन पठूरे कहाँ के खिला रही हैं। आज मैं यूँ मजंगड्डा हाजी रजाक भटूरे वालों के पास, जो कि 60 साल से ज़ायद अरसे से यहाँ पर सरसों के तेल में मटन कीमे के भटूरे तैयार कर रहे हैं। आइए चलकर देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है और ये भटूरे तैयार कैसे करते हैं। कितनी देर से आप यहाँ से भटूरे खा रहे हैं? यहाँ से 40 साल से इनके वालिद साहब लगाते थे, वो अब अमेरिका में लगा रहे हैं। तो इनका टेस्ट ही बहुत अच्छा है, बड़ी बड़ी दूर से दुनिया आती है। अच्छा, इतनी देर से आप खा रहे हैं यहाँ से भटूरे, तो टेस्ट में कोई फ़र्क आया? ना जी ना, इसने अपने वालिद साहब से काम सीखा ना, ये साथ ही रहा, छोटा था, ये अब कर रहा है सारा, इसको पता कैसे करना। कितने अरसे से आप खा रहे हैं भटूरे? मैं बचपन से इन्हीं से भटूरे खा रहे हैं। कहीं और से आपने भटूरे खाए और यहाँ से खाए, तो क्या फ़र्क लगा आपको भटूरों में? ये इनके भटूरे का टेस्ट ही अलग है। वो जो बाहर से अगर आप भटूरे खाते हैं उनके अंदर से आपको माछ की दाल मिलेगी, लेकिन इनमें आपको जो है ना छोटा कीमा मिलेगा। इस वजह से इनका टेस्ट का काफ़ी जो है ना चेंज है दूसरों से। अरसे से यहाँ पर भटूरे खा? हमारे वाला साहब की यहाँ की भी पैदाइश है और हम बचपन में इनसे 3 रुपए का भटूरा खाते थे। बचपन से अब तक टेस्ट में कोई फ़र्क आया इनके भटूरों में? कोई फ़र्क नहीं। और अब तो हमारे बच्चे माशाल्लाह ये वो भी कहते हैं हमने इधर से ही खाने हैं। क्या डिफरेंस
डिफरेंस लगता है किसी और के भटूरे खाए और इनके खाए? डिफरेंट ये है कि इनका जो मैदा जो सा खमीर वो बड़ा खस्ता है, सॉफ्ट है दूसरों की निस्बत। एक टाइम में कितने भटूरे खा लेते हैं आप? तकरीबन 4 से 5। इनके भटूरों की खास बात आपको क्या लगती है? इनों की खास बात यही है कि अगर इधर से लियाकत चौक भी ले जाए ना भटूरे तो ऐसे ही रहते हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के ऑनर हाजी रजाक। आप मुझे बताएं ये काम सबसे पहले किसने शुरू किया था? ये मेरे वालिद साहब ने शुरू किया था जी, लेकिन 60 से ऊपर हो गया हमें काम करते हुए। पहले वालिद साहब ने किया, वालिद साहब छोड़ के चले गए मुल्क से बाहर, और उसके बाद मैंने काम को अपनाया। आपके भटूरों की खास बात क्या है? भटूरों की खास बात ये है कि जी हमारा यह आटा होता है खमीर। अगर खमीर होगा तो यह भटूरा बनेगा, वरना वो भटूरा नहीं है जो हम लोग बेचते हैं। और दूसरा हम छोटा कीमा डालते हैं, दूसरा सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, मसाले पूरे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, खमीर को गूंद के तकरीबन कितनी देर रखते हैं आप? ये तकरीबन जब इसको गूंदा जाता है तकरीबन 1 घंटा पड़ा रहता है। उसके बाद इसको फिर हिला के दोबारा उसको छोड़ देना, फिर 15-20 मिनट पड़ा रहेगा। उसके बाद मैं निकालता हूँ बाहर, इसके पेड़े बनाता हूँ। अच्छा, तो आप इसके साथ भटूरों के साथ क्या सर्व करते हैं? सिर्फ हम ये चने देते हैं, ये और कुछ नहीं। ये चने कौन से हैं? चिकन चने हैं या फिर दूसरे? ये चिकन चने भी नहीं है, दूसरे भी नहीं है, ये सिर्फ सादे चने होते हैं जो कि ये हमारे यही चलते हैं साथ इनके। चने आप कैसे तैयार करते हैं? रात को भिगोते हैं, सुबह उठ के इनको चूल्हे पे रखते हैं। तकरीबन ये कम से कम 2 घंटे लेते हैं ये पकते हुए। अक्सर लोग भटूरे जो है दोपहर को या रात को लगाते हैं, लेकिन आप सुबह नाश्ते में क्यों लगाते हैं? तो शुरू से यही काम है। सुबह तकरीबन 4:45 बजे मैं इधर आता हूँ, 11:30, 12, 11:30, 12 बजे बेच के फारग होकर घर चले जाते हैं। अच्छा, आपके वालिद साहब ने भी ये काम किया था, बात कर रहे हैं। हाँ जी। इतने अरसे से आप ये काम करते हैं, मशहूर शख्सियत जरूर आती होगी यहाँ पर? बहुत मशहूर आदमी है। हालांकि ये जो है मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली जो है पूरी, इनका मैं खुद काम करता हूँ। तकरीबन 3, 4, 5 महीने के बाद मैं इनके घरों में होता हूँ। इनके ऑर्डर वगैरह, फंक्शन वगैरह जो है वो मैं इनके अटेंड करता हूँ मैं। एक आदमी कितने भटूरे खा लेता है? ये कुछ लोग होते हैं वो 10 खा लेते हैं, कुछ लोग होते हैं 4 खाते हैं, कोई लोग होता है 1 भी खा कर चले जाते हैं। रोजाना के कितने भटूरे सेल करते हैं आप? तकरीबन 400 से 450। लाहौर में कितनी जगह पर ये कीमे वाले भटूरे बनते हैं? कीमे वाले कहीं भी नहीं बनते। जहाँ भी बनता है दाल वाला बनता है या सादा बनता है। कीमे वाला सिर्फ हमारे पास मिलेगा इधर ही मजांग में ही, बाहर कहीं भी नहीं मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे लाहौर को ये भी चैलेंज करते हैं कि भटूरा बना के दिखा दो तो 1000 रुपये ले लो। किसी को भटूरा बनाना ही नहीं आता, सब पूड़ियाँ बना के बेच रहे हैं। कभी किसी कस्टमर ने जायके की कोई कंप्लेन की? कुछ होता है, किसी वक्त कोई फ़र्क पड़ जाता है, ये कहने वाली बात नहीं है। इंसान है, इंसान के हाथ से कुछ ना कुछ कमी पेशी हो जाती है। तो किसी वक्त को गाहक कहता है या नमक तेज़ है या मिर्चें तेज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे अक्सरियत नहीं, अक्सरियत यही कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह सही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाजरीन, मेरे लिए मटन कीमे के भटूरे और इसके साथ आए हैं चने, इसको ट्राई करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा जायकेदार और लजीज हैं। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी फूड के साथ। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू गो एक्सप्रेस। बात करते हैं मारूफ अदाकार रफ़ी खावर नन्ना की, जिनको मद्दाहों से पिछड़े आज 36 बरस बीत गए। आज उनकी बरसी है। अदाकार नन्ना 4 अगस्त 1944 को साहिवाल में पैदा हुए। कमाल अहमद रिजवी की जो ड्रामा सीरीज थी अलिफ नून, आपको याद ही होगी, उसने इनको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। तो फ़नी खिदमात के एतराफ़ में 3 बार निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। उन्होंने तमाम उम्र मुस्कुराहटें बिखेरी, लेकिन उनकी ज़िंदगी का ड्रॉप सीन हुआ और जो इख्तिताम था वो कुछ बहुत अच्छा नहीं हुआ। 35 साल कबल आज ही के दिन वो इंतकाल कर गए और हम उन्हें याद कर रहे हैं। कमाल अदाकार थे, अल्लाह उन्हें ग़रीक़ रहमत करे। इसी पॉइंट के ऊपर अब ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो वी हैव अ लॉट टू शेयर। साथ रहिएगा। बैक टू एक्सप्रेसो शो के सेकंड हाफ में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे जनाब। दूसरे घंटे में भी आज यूजुअल हमारे पास बहुत कुछ होता है। क्या क्या है दिखाते हैं आपको हेडलाइंस। शेर कला में राकोया राजधानी खित्ते का मरकज रहा है। जानिए सेगमेंट सफर है शर्त में।
हेडलाइंस आपने देखी और आपने देख लिया कि आज कुछ बहुत स्पेशल मेहमान भी हमारे साथ होंगे। आपसे उनकी मुलाकात करवाएंगे। विल बी हैविंग समथिंग एक्साइटिंग रिगार्डिंग पाकिस्तानी फिल्म्स एंड पाकिस्तानी सिनेमा, इस पर हम बात करेंगे। खैर, इस वक्त जनाब हम आपको दिखाते हैं, बल्कि बात कर लेते हैं कुछ शेर कला की, जो कि राकोया राजधानी का मरकज रहा है। आज के सफ़र शर्त में इसी हवाले से बात हो रही है, आपको दिखाते हैं। आपको गिज़र क्यों जाना चाहिए? अगर आप बहते पानियों, गिरती आबशारों और गाते झरनों को सुनने का शौक रखते हैं, अगर आपको अफसाना गो दरख्त अच्छे लगते हैं, अगर आपको महज़्ज़ब और पढ़े लिखे मकामी अफराद से गपशप का शौक है, अगर आप कचरा नहीं फैलाते और शोर-गुल को सख्त नापसंद करते हैं, अगर आप कहानीकार झीलों की कहानियां सुनने का शौक रखते हैं, अगर आप मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत के गीत गाते हैं, तो यकीन कीजिए आप गिज़र के लिए हैं और गिज़र आपके लिए है। फितरी हुस्न में वादी गिज़र का सानी शायद ही कोई हो, लेकिन वादी गिज़र को देखने के लिए एक शर्त है, सफ़र से पहले आगाही, सफ़र से पहले इलाके से मुतल्लिका मालूमात। इसकी वजह यह है कि वादी गिज़र सियाहती तरक्की के हवाले से अभी पीछे है। हैरत अंगेज़ जगह हैं, लेकिन उनकी तशहीर नहीं है। कहीं कोई सियाहती मालूमात वाला बोर्ड नज़र नहीं आता। मिसाल के तौर पर शेर कला को ही लीजिए। जैसे ही पुल अबूर करते हैं तो दाएं हाथ पर एक आम सा दरवाज़ा है। अगर आपको इल्म न हो तो आप खामोशी से गुजर जाएंगे, अगर इल्म हो तो दरवाजे पर दस्तक देंगे और अंदर दाखिल होंगे। इस जगह को राको कहते हैं। ये राजधानी है। यह गिलगित बल्तिस्तान का एक अहम सियासी और तारीखी मरकज रहा है और यहीं एक कदीम मस्जिद है। यहाँ का बाग देखने से ताल्लुक रखता है। गिलगित बल्तिस्तान में घूमते हुए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है, अगर आप ट्रैवल लॉग बना रहे हों या लिख रहे हों, कोई किताब लिख रहे हों, वो आपको जो सबसे बड़ा मसला दरपेश होता है वो ये होता है कि लफ्ज़ों की जो कमियाबी है। आप किसी भी जगह पे जाके क्या कह सकते हैं कि ये खूबसूरत है, ये वंडरफुल है, इससे खूबसूरत कुछ नहीं है, ये हसीन है, ये जमील है। ये तमाम अल्फाज मिल मिला के कोई 20-25 अल्फाज हैं और एक ख़ास वक्त में आपको ऐसे लगता है जैसे आप इन अल्फाज की जुगाली किए जा रहे हैं, बार बार जुगाली किए जा रहे हैं और ऐसे लगता है जैसे लफ्ज़ जो है वो अपनी हुर्मत खो बैठता है। मतलब आप जब बार बार उसको इस्तेमाल करते हैं। मैं इस वक्त शेर किला में एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ ये लफ्ज़ों ने, जितने भी ये लफ्ज़ हैं जो कि खूबसूरती को डिपिक्ट करते हैं, उन्होंने अपनी हुर्मत खो दी है और ऐसा कोई लफ्ज़ मेरे पास नहीं है जिससे मैं ये बता सकूँ कि इस वक्त मैं किस जगह पे हूँ। इंतहाई हिस्टोरिकल, इंतहाई तारीखी, इंतहाई खूबसूरत जगह है जहाँ पे जिस तरह की ये चेयर्स हैं, फूल हैं और मतलब कमाल है। यानी जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ पे फूल ही फूल हैं, रोशनी, खूबसूरत जहाँ पे एक माहौल है शेर किला के इस जगह पे। इस जगह के हवाले से मैं आपको बताता जाऊँ कि ये जो जगह है ये बहुत ही ख़ास है, तारीखी है और यहाँ का अपना एक माहौल है। ये जगह राको कहलाती है और ये क्योंकि कदीम सियासी अहमियत रही है शेर किला की, तो उस हवाले से राको यानी राजगान, यहाँ पे रूलर्स जो हैं रहते थे और ये हेड क्वार्टर था। बहुत ही खूबसूरत जगह है। तारीख़ के हवाले से तो पस मंज़र में कहीं तारीख़ चली गई है इस वक्त, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इन फूलों के हवाले से कि ये कितने ज़्यादा फूल हैं इस जगह पे और कितनी ही खूबसूरत जगह है। आप जब भी शेर किला आएँ तो ये जो ब्रिज है शेर किला का, वो जैसे ही आप यानी गिलगित से 20 किलोमीटर आगे शेर किला का ब्रिज है और जैसे ही वो आप ब्रिज क्रॉस करते हैं तो साथ ही दाएं हाथ पे ये वो पुराना कदीमी हेड क्वार्टर इसको कह लें या एक सदर मकाम कह लें जो शेर किला का है। बहुत ही खूबसूरत जगह है और इसी जगह आगे एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है जो कि बहुत कदीम है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे देखने वाली हैं। जब भी शेर किला आए तो ये ज़रूर देखिएगा, इसको मिस ना कीजिएगा और जब भी आए तो इन फूलों को देख के याद कीजिएगा कि आपको किसी ने यहाँ के फूलों के बारे में बताया था कि कितने खूबसूरत फूल हैं।
जब आप इस कदीम महल नुमा बिल्डिंग के अंदर आते हैं तो यहाँ पे पुरानी तस्वीर नज़र आती हैं, पुरानी तारीख़ नज़र आती है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये जिस झूले पे मैं बैठा हूँ जनरली मुझे अच्छा नहीं लगता कभी भी किसी भी ऐसी जगह पे जाने का, क्योंकि इन चीज़ों की जो कदामत और कदीम जो चीज़ें हैं, ये जो खूबसूरत चीज़ें हैं, इनकी अपनी एक हुर्मत होती है। लेकिन यहाँ मुझे बहरहाल जो राजा साहब के बेटे हैं उन्होंने कहा है कि नहीं आप आराम से बैठ जाएं, कोई भी इतना हसास होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो तस्वीर नज़र आती है, मेरी जो इस वक्त पस मंज़र में जितनी भी तस्वीर नज़र आ रही हैं, ये बेक वक्त मुझे खुशी भी दे रही हैं और थोड़ा परेशानी में मुब्तला कर रही हैं। खुशी मुझे ये दे रही है कि यहाँ पे पूरी दुनिया के बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो उनकी तस्वीर हैं जो यहाँ आए, यहाँ के जो आखिरी राजा साहब हैं उनसे मिलते थे, यहाँ इन तमाम जगहों को दरियाफ्त करते थे, उनसे मतलब लुत्फ़अंदोज़ होते थे, तमाम जगहों को देखते थे। इसका मतलब है कि शेर किला में बैरूनी जो सयाह हैं उनकी आमद का सिलसिला बहुत कदीम है और ये तमाम तस्वीर मुझे ये बता रही हैं। अफसोस ये होता है कि हमारा अपना टूरिस्ट है वो कोई ख़ास किस्म के लैंडमार्क्स उसके ज़हन में होते हैं कि वहाँ जाना है, उसको ये नहीं आइडिया होता। एक तो आइडिया ये हो सकता है कि आप पहले पढ़ लें, किताब पढ़ लें तो आपको आइडिया होगा कि शेर किला में क्या क्या है, तो आप शेर किला ज़रूर आएंगे। दूसरा ये हो सकता है कि आप वैसे ही जो दरिया की दूसरी तरफ आबादियाँ नज़र आती हैं आप उनमें वैसे ही रैंडमली आप चले जाएं तो आपको मालूम हो कि कितनी ओरिजिनल और कितनी खूबसूरत हैं। तो सिर्फ ये नहीं है कि जो चीज़ें जिनको शोहरत किसी वजह से नसीब हुई है तो शायद वही लैंडमार्क्स हैं जहाँ पे हमने जाना है और हमारा टूर तब भी कंप्लीट होगा कि हम वहाँ पे जाएंगे और उस जगह को हाथ लगाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान तमाम का तमाम इन खूबसूरतियों और रानाइयों से भरा हुआ है। वादी गिज़र की इब्तिदा में आप देखिए कि कितनी खूबसूरत, यानी शेर किला सबसे बड़ा टाउन है, इसके अंदर जब आप आते हैं तो तारीख़ जो है और ये जो इमारतें हैं और ये जो मसाजिद हैं ये कितनी बड़ी शाहिद हैं उन दास्तानों की जो यहाँ पे गुजरी। और इस कदामत को, इस खूबसूरती को देख के आप मुकम्मल तौर पर हैरत में गुम हो जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत और कमाल ज़बरदस्त किस्म की सराउंडिंग, नीचे दरिया बह रहा है और ये जो लफ्ज़ है कि नीचे दरिया बह रहा है, ये गिलगित बल्तिस्तान में किसी भी जगह पे चले जाएं तो आपको ये थोड़ा सा तारुफ साथ कराना ही पड़ता है कि ये नीचे दरिया बह रहा है, ऊपर तो बह नहीं सकता, तो नीचे दरिया बह रहा है। सो ये नीचे दरिया बह रहा है। मेरे साथ यावर साहब हैं जो कि समाजी कारकुन हैं, बहुत ही बहुत सारे मामलात में जो समाजियात के हवाले से हैं उसमें पेश रहते हैं। ये सर जगह मतलब मैं इसको देख के ऐसे लगा जैसे पाकिस्तान में टूरिज़म के हवाले से ये तो बहुत रश, यहाँ पे तो बहुत रश होना चाहिए था, यहाँ तो बंदे ही कोई नहीं है। ये जगह पहले बताइए क्या है सर? इस जगह खड़े हैं, ये समझ लें कि रिसेंट 100-150 साल हिस्ट्री के अंदर ये पुनियाल स्टेट की राजधानी के अंदर आप खड़े हैं। राजधानी के अंदर जो जहाँ आप खड़े हैं इसका हमारी लोकल ज़बान में इसको राको कहते हैं। राको जी, राको मीन्स जो इस स्टेट का गवर्नर हुआ करता था जिसको आम ज़बान में राजा कहते हैं। राजा साहब के रहने की जगह थी, यहाँ उनका दफ्तर होता था, उनकी रिहाइशगाह होती थी और पूरे स्टेट की जो है वो उसका नज़्म व नस्क वो यहाँ से चलाया करते थे। और वो महाराजा कश्मीर की सरकार के गवर्नर होते थे और महाराजा कश्मीर सरकार जो है वो ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा हुआ करती थी। तो आप इस वक्त पुनियाल स्टेट की राजधानी में खड़े। वाह वाह वाह। मैं ज़रा आपको ब्रॉडर हिस्ट्री के उसमें बता रहा हूँ। हुंजा का बॉर्डर वाखान और द्यामर सनी लगता है। अच्छा, दूसरी बात सर, एक मुख्तसर सी बात, जब यहाँ से गिलगित से हम आ रहे हो, यहाँ कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या आपको बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पे इतनी खूबसूरत जगह राजधानी है? बिल्कुल, वो बोर्ड तो नहीं लगा। अब ये जो आपका सवाल है वो उस बात पर आता है कि इस पूरे पस मंज़र के अंदर वो जो मैंने आपको बयान किया, उस पूरे पस मंज़र के अंदर यहाँ पर पनपने का वो कोई गुंजाइश नहीं रही और हमारे लोगों की गफलत कोताही वहाँ से शुरू होती है। अब जब 2000 के बाद बिलुमुम पाकिस्तान के हालात भी ऐसे थे। दूसरी बात यह कि उस दौर के अंदर ऐसा कोई काम हुआ नहीं यहाँ पर, न किसी इदारे ने किया, न हुकूमती लेवल पर, न ही लोकल लोगों ने कोई इसके अंदर दिलचस्पी ली। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे ऊपर कोई जुल्म हुआ है, हम खुद भी तो इस मामले में कोताही का शिकार रहे। अच्छा, ये बताएं, ये कदीम इमारत जो है ये क्या मुख्तलिफ थी और अब कुछ मुख्तलिफ है? मतलब
कोई पहले मैंने सुना था कि टावर्स, वॉच टावर्स भी थे। जी बिल्कुल, यहाँ इस जो आप राको के अंदर खड़े, इसका महल वकू इस तरह से हुआ करता था। दरमियान में राजा साहब का महल होता था और उसके अतराफ में 4 वॉच टावर्स हुआ करते थे। वो उस ज़माने के तामीर शुदा थे। ये जो आपको हिस्ट्री बता रही है 150 साल है। उससे कदीम फिर यहाँ पर दुदासेन की इमारत मिलेगी, उनकी तर्ज तदकीन, उसके अंदर आपको ज़रतुश्त मज़हब की अलामत मिलेगी। लेकिन आप जो ये रीसेंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, इसके अंदर ये 4 वॉच टावर्स हुआ करते थे। बीच में राजा साहब का महल हुआ करता था, साथ में पोलो ग्राउंड हुआ करता था, उनका बागीचा और ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी। एक्सप्रेसो। अब आपकी मुलाकात करवाएंगे एक्सप्रेसो हीरो से। पाकिस्तानी नौजवानों के हवाले से आपको बताएं तो दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। फोर्ब्स मैगजीन की 30 अंडर 30 की फेहरिस्त में 4 पाकिस्तानी जगह बनाने में कामयाब हुए, जिससे एक मुलाकात हमने कल करवाई थी। उन्हीं नौजवानों में से एक दुर्रे अजीज़ आमिना भी हैं, जो आज हमारी एक्सप्रेसो की मेहमान है। फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल दुर्रे अजीज़ आमिना के हवाले से आपको बताएं तो उनका ताल्लुक सुबह पंजाब के इलाका गंग से है, जो कि बाद में रावलपिंडी मुंतकिल हो गए। और दुर्रे अजीज़ आमिना पाकिस्तानी निज़ात अमेरिकन हैं, राइटर हैं, जिनकी तहरीर जो ज़्यादातर वो लिखती हैं वो जनूबी एशिया हो, अमेरिका का कल्चर हो, सकाफत हो, सियाहत हो, और जो उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो उनका जो कह ले लिखने का मौजू बनते हैं। और मुख्तलिफ पाकिस्तानी और बैनुल-अक़वामी जराइद और रसाइल के लिए भी लिखती हैं। बिल्कुल, इनमें से न्यूयॉर्क टाइम्स, फाइनेंशियल टाइम्स, अल जज़ीरा जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पे भी लिख चुकी हैं। लातादाद अवार्ड्स भी उन्होंने अपने नाम किए। 2021 में सलाम अवार्ड अपने नाम किया। उनका नया नावल भी जल्द शाया होने वाला है। इसमें एक देही बैकग्राउंड की लड़की अमेरिका जाने के लिए जद्दोजहद कैसे करती है, अमेरिकन फीवर आई थिंक इसका नाम है। इस पर भी हम उनसे बात करेंगे, और उस लड़की को किन किन हालात, नामसाइद हालात का सामना करना पड़ता है, वो किन लोगों से मिलती है, कैसे एक कल्चर से दूसरे कल्चर तक का सफ़र करती है, सब पे बात की गई है इस नावल के अंदर। दुर्रे अजीज़ आमिना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इससे हम बात करते हैं इसी हवाले से। आमिना, थैंक यू मच, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत फ़ख्र की बात है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम आपकी ही ज़बानी आपसे सुनना चाहेंगे कि ये जर्नी कैसे शुरू हुआ आपका और कैसा रहा ओवरऑल, हमें बताइए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप लोगों का शुक्रिया है कि इस प्रोग्राम में मुझे दावत दी। और जहाँ तक मेरी जो राइटिंग जर्नी का ताल्लुक है, वो मैं काफ़ी कह लें कि बहुत लंबी, मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से मैं 12-13 साल की थी, तो तब से मैं किसी न किसी हवाले से लिख रही थी पाकिस्तानी। उस वक्त जब मैं पिंडी में होती थी तो मैं मुख्तलिफ पाकिस्तानी अखबारों के लिए, और उस वक्त वो जो 7 यूथ और बच्चों के छोटे मोटे सप्लीमेंट्स आते हैं अखबारों में, उनके लिए लेटर्स टू द एडिटर भेजना और इस तरह की छोटी मोटी एसेज लिखना, वो तब से ही शुरू हो गई थी। और साथ साथ जो एक और बड़ी चीज़ थी वो ये थी कि मेरे वालिदैन ने, ख़ुसूसन मेरी जो अम्मी हैं, उनने हमेशा ये रीडिंग बहुत इनकरेज की थी। तो शुरू से ही किताबें लेना और उन्हें जो है वो बिल्कुल चाट के पढ़ना, तो तब से ये जर्नी शुरू हुई है। ज़बरदस्त। अच्छा आमना, फोर्ब्स 30 अंडर 30 के अंदर आना इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि इतने सारे लोगों में 4 पाकिस्तानी लोग शामिल हुए, आपको जब ये इनकरेजमेंट मिली और आपने सोचा था जब आपका ये जर्नी शुरू हुआ था कि आप इस लिस्ट के अंदर आपको इतनी रिकग्निशन इंटरनेशनली मिलेगी, दीगर आपको सलाम अवार्ड भी मिला, मुख्तलिफ आप इंटरनेशनल रसाइल के भी लिखती हैं, तो ओवरऑल बताएं। हाँ जी, नहीं काफ़ी मैं कहूँगी कि बहुत ही अफेक्टेड था इन अ वेरी गुड वे, क्योंकि मुझे जब फोर्ब्स वालों ने ये बताया था कि अच्छा आप कोई 1-2 महीने पहले शायद मुझे ये इत्तला आई थी कि मैं शॉर्ट लिस्टेड हूँ, तो उस वक्त भी मुझे उस तरह था कि अच्छा बस शॉर्ट लिस्ट हुई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके आगे बात नहीं जाएगी, क्योंकि मेरे ख्याल से ज़्यादातर फोर्ब्स जैसे इदारे भी क्योंकि लिखाई और क्रिएटिव राइटिंग वो एक मखसूस किस्म की चीज़ है। यूजुअली वो बहुत से ऐसे लोगों को हाईलाइट करते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स हों, जो बिजनेस में काम कर रहे हों, इस तरह की जो ज़्यादा पब्लिक फेसिंग जिनकी उस तरह की डीलिंग्स हो। तो मेरे लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था कि स्पेशली एज ए राइटर इस तरह का अवार्ड मिलना, और बहुत ही इंस्पिरेशनल है, स्पेशली गिवन के जो साथ मेरे जिन लोगों को मिला है जो बाकी 3 पाकिस्तानी है,
they also sound like they're extremely talented individuals जो बहुत ही मतलब शानदार किस्म का काम कर रहे हैं अपने फील्ड्स में। अच्छा, अब ना आपकी जो डायमेंशंस हैं लिखने की वो मुख्तलिफ हैं। हम देख रहे थे कि आप फिक्शन हो जाए, देन स्टोरी राइटिंग, देन सोशल एस्पेक्ट्स, सोशल सब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ चीज़ों पे आप मुख्तलिफ टाइम पे लिखते रहे हो। तो आपका बेसिकली बीइंग अ राइटर फोकस किस चीज़ पे रहा है ज़्यादा? आप फोकस किस चीज़ को करना चाहती हैं इन दी एंड? यानी कि एक होता है एक पर्पस होता है, पर्पसफुल राइटिंग होती है। आपका पर्पस क्या है टू बी अ राइटर? आप किस शोबे को ज़्यादा अहमियत देते हो? हाँ जी, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। मेरा शुरू में जैसे मैं कह रही थी कि मैं जब बचपन में जब मैंने शुरू में लिखना शुरू किया तो बहुत से मेरे जिन चीज़ों पे मैं लिखती थी वो पाकिस्तान के अंदरूनी जो सोसाइटल मसाइल कह लें या इश्यूज़ कह लें, कभी कभार मज़ाहिया ज़ाविये से और कभी कभार ज़्यादा संजीदा तरीके से उनके बारे में लिखना। फिर जब मैंने खुद पाकिस्तान से अमेरिका मैंने जब मूव किया तो अब मेरी जो बहुत सी राइटिंग्स हैं उनका सब्जेक्ट जो है वो स्पेशली वो जो इमिग्रेशन और उससे रिलेटेड मसाइल कि आप जब एक जगह से एक कल्चर से दूसरी जगह जाते हो, जैसे आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में भी शायद मेंशन किया कि जो नॉवल मेरा है वो भी इसी नॉवल के हवाले से हम जानना चाहेंगे अमेरिकन फीवर, इसका आपने नाम क्यों रखा? इसमें जो आप बयान कर रही हैं जिस तरह से चैलेंजेस होते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। किस चीज़ से इंस्पायर होके कोई आपका पर्सनल एक्सपीरियंस था या ओवरऑल आपने इंस्पायर होके नॉवल लिखा? हाँ जी, नहीं तो ये जो नॉवल है वो एक कहानी है एक कमसिन लड़की की जो 16 साल की उम्र में पाकिस्तान से अमेरिका जाती है एक एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत। और ये जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो मेरी अपनी ज़िंदगी पे मबनी है क्योंकि मैं भी दरअसल एक अमेरिकी हुकूमत एक प्रोग्राम करती है, शायद आप लोगों ने सुना हो, एक एक्सचेंज प्रोग्राम यस एक्सचेंज के नाम से, जिसमें वो पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ बच्चों को सिलेक्ट करके तो उन्हें फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स फराहम करती हैं 1 साल के लिए अमेरिका में रहने की। और आप जब उधर जाते हो तो आप एक अमेरिकी फैमिली के साथ रहते हो और मुख्तलिफ रियासतों में। तो आप जैसे आप कराची से उठ के बिल्कुल ही, या जैसे मैं रावलपिंडी से उठ के बिल्कुल ही एक छोटे से अमेरिकी गांव में जाके मैं 1 साल रही थी। तो वो एक बड़ा ही दिलचस्प तजर्बा होता है। तो वो जो इस नावल की जो बेसिस है ये वो। तो आमना ये कितना मुख्तलिफ तजर्बा है, अगर मुख्तसरन आप हमें बताएं, और एक्सपोजर कितना बड़ा है किसी एक ख़ास तौर पे बीइंग अ फीमेल स्टूडेंट, आपके लिए कैसा तजर्बा था ये? और क्या अगर ऐसे तजर्बात मज़ीद किए जाएँ, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टेक्ट्स ऐसे बढ़ें कि ऐसे मज़ीद स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स इस किस्म की दी जाएँ फुली फंडेड, तो क्या ये हेल्प करती हैं आपको अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी और ओवरऑल फिर उसका सोशल इम्पैक्ट बढ़ाने में? हाँ जी, नहीं बिल्कुल, इसका जो है वो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो उस एक्सपीरियंस से और मेरे अपने में और जो मेरे साथ जो मेरे और कॉलीग्स थे जो, क्योंकि हम 60 लोगों का ग्रुप था बच्चों का, तो उन सब की जो एक वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है और एक जो आपको एक्सपोजर मिलता है और सिर्फ ये कि आप एक पूरे साल के लिए इतना इंडिपेंडेंटली रह रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, फिर जाहिर सी बात है उसके साथ साथ जो आप कह लें कि कुछ कल्चरल शॉक्स भी होते हैं उधर जाने के भी और फिर वापस आने के भी, तो वो भी वो खैर वो दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। ज़बरदस्त। आमना, अपने इस जर्नी को तो आपने बड़े बेहतर अंदाज में एक्सप्लेन किया। आपके अपकमिंग आप जो नॉवेल्स लिख रही हैं, जो आपकी जो भी चीज़ें आ रही हैं उसके हवाले से बताएं। फ्यूचर में प्लान क्या है? अभी तो आप फोर्ब्स 30 के अंदर आपकी रिकग्निशन हुई, क्या टारगेट है अपना फ्यूचर में आपने जिसको आपने अचीव करना है? टारगेट तो कह लें मूविंग टारगेट होता है। अभी एक किताब ख़त्म किया तो अभी उसी की जो है वो पब्लिसिटी और उसके बारे में उसकी जारी है, और साथ साथ ये है कि जो दूसरी किताब है उस पर काम शुरू किया जाए। तो आई एम ट्राइंग टू टेक इट वन बुक एट अ टाइम। दैट्स अमेजिंग। आप चूंकि आपके वालिद साहब का ताल्लुक तलागंज से है और आप खुद रावलपिंडी में रही हैं, तो मुझे ज़ाती तौर पे तजर्बा है कि दूर दराज फार फलॉन्ग एरियाज़ के अंदर बहुत टैलेंटेड बच्चे ख़ास तौर पे लिखने को लेकर बहुत अच्छे लिखने वाले होते हैं, और ख़ास तौर पे लड़कियां, लेकिन उनको मौके नहीं मिलते। वो सोचती रहती हैं, उनको फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलती। उनके लिए एक तो आप इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंच के दुरे अज़ीज़ आमिना क्या कर रही हैं? ये आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, नंबर 1। नंबर 2, उनको क्या कहना चाहेंगी? कोई ऐसा सजेशन जो आप उनको दे पाएँ इस प्लेटफॉर्म से, अगर आपको वो देख रहे हो तो? जी नहीं, ये बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छी बात की कि जाहिर सी बात है जब आपको इस तरह का मौका मिला हो जो इतने कम लोगों को मिलता है, तो आप इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें जो सबसे मेरे लिए जो अहम बात है, जो समथिंग दैट मेड अ डिफरेंस इन माय लाइफ व्हिच अनफॉर्चुनेटली
is lacking in a lot of Pakistan is access to public libraries. और किसी तरह की भी public reading spaces, public reading resources, क्योंकि मेरे लिए मुमकिन था, मेरी जो अम्मी थी वो जिस कॉलेज में पढ़ाती थी उसकी लाइब्रेरी somehow उसमें बहुत ही वो शानदार किस्म के उसके रिसोर्सेज थे। अच्छा। हालांकि वो एक आम सा स्कूल था, तो इस तरह के और रिसोर्सेज होना, और मेरा ये बहुत ही मेरा ये ड्रीम है कि अच्छा मैं जब कुछ सालों में रावलपिंडी में इस तरह की पब्लिक लाइब्रेरीज और उनकी एक पूरी मुख्तलिफ शाखें शुरू करूँ। That's really great. I think we have. Do we have the time? आप कर ले सवाल। चलो एक सवाल और आपसे, फैमिली सपोर्ट किस हद तक रही और इस को लेकर आप क्या समझती हैं कि किसी के लिए भी, किसी भी आप जैसे आर्टिस्ट के लिए या राइटर के लिए कितना ज़रूरी है फैमिली सपोर्ट मिलना? हाँ जी, नहीं मेरे लिए तो मैं तो ये कहूँगी कि honestly I am what I am only because of my parents. Alhamdulillah they've always been extremely supportive, especially जैसे आप कह रहे थे कि राइटिंग जैसी फील्ड जिसमें obviously risks काफी होते हैं क्योंकि आपको नहीं पता होता कि it's not a very stable career compared to others. तो उसमें जो है वो मेरे वालिदैन की तरफ से मेरी fully support थी। कुछ लोग जाहिर सी बात है सपोर्ट के बगैर भी they're able to shine through and that's even more wonderful. लेकिन I really hope that support can continue. Lovely. Thank you very much दुर्रे अजीज आमना, शुक्रिया एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप पाकिस्तान का फ्यूचर हैं, जिस तरह से आपने रिप्रेजेंट किया है, इट्स एन ऑनर एंड हमारे लिए बड़ी प्राउड मोमेंट है। दुर्रे अजीज आमना हमारे साथ जी मौजूद थी, उनसे हम बात कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और जब भी हम पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, सिनेमा की बात करते हैं, तो हमारा एक्साइटमेंट लेवल वैसे ही बढ़ जाता है और आज हम इसी बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, ईद पे, छोटी ईद पे कोई तकरीबन 5 पाकिस्तानी फिल्में आई बिलीव रिलीज हुई। बड़ा अच्छा रिस्पांस भी उनको मिला, जैसी फिल्म थी वैसा रिस्पांस मिला, लोगों ने पसंद किया। मुतज़ाद मुख्तलिफ किस्म की आरा हमारे सामने आई, उस पर लेकिन हमने बात नहीं करनी, हमने अपकमिंग फिल्म की बात करनी है और वो फिल्म है जिसका टाइटल है रहबरा। एक तो टाइटल से बड़ी इंप्रेसिव लग रही है हमें फिल्म, पाकिस्तान में ऐसे टाइटल्स के साथ ऐसी फिल्म्स कम आती हैं। फिर इसकी कास्ट भी बड़ी इंटरेस्टिंग है और जैसे कि नाम से लग रहा है कि फिल्म थोड़ी रोमांटिक तो होगी। इसकी कास्ट के साथ भी बात करेंगे, सब नहीं बताना, बिल्कुल नहीं बताना। इसकी कास्ट के साथ भी बात करेंगे। इससे पहले कि हम, बल्कि ऐसा करते हैं, हम अपने गेस्ट का तारुफ करा देते हैं। गेस्ट का तारुफ नहीं, पहले हम अपनी इस फिल्म का ट्रेलर दिखाएंगे आपको, उसके बाद फिर आपको पता होगा कि मेन लीड कास्ट हमारे साथ मौजूद होगी, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले रहबरा का आपको टीजर और इसका ट्रेलर दिखाते हैं जो 24 जून को रिलीज होने वाली है। तो आप देखिए ट्रेलर। कॉमेडी, रोमांस, एक्शन सब मिलेगा आपको। अब हम तारुफ की जरूरत ही नहीं है। हमारे साथ एवर यंग, माशाल्लाह, वेरी गुड लुकिंग एहसन खान। Thank you so much. Before you say anything, you guys are looking great today. By the way. And हीरो हीरोइन तो तुम दोनों लग रहे हो। That's so kind of you। और सबसे खूबसूरत हमारी एक्ट्रेस आयशा उमर साहिबा, आपको भी हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। खूबसूरत as always। Yes, young। इन दोनों के बारे में बताइए, क्या स्किन केयर रूटीन है, समझ नहीं आ रही है। अपनी बता दो, अपनी बताओ दोनों। और फिर इनको बहुत खूबसूरत और जबरदस्त इस स्क्रीन के ऊपर, बड़ी स्क्रीन दिखाने वाली हमारे साथ सायरा अफजल साहिबा मौजूद हैं, जो कि इस फिल्म रहबरा की प्रोड्यूसर हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं। आपको भी वेलकम, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आई थिंक कोई फॉर्मल इसको नहीं रखेंगे हम कि कोई फॉर्मल गपशप करें, हम आगाज कर लेते हैं। व्हाट इज रहबरा? रहबरा इज अ रोमांटिक कॉमेडी फिल्म। रहबर एक लफ्ज होता है जो आपका साथी, आपका जीवन साथी, आपके साथ चलने वाला, आपका गाइड, आपको हर चीज बताने वाला, उससे ये लफ्ज़ रहबरा जो है वो बनाया है। इसका टाइटल सॉन्ग जो है उसमें भी आपने सुना आसिम अजहर का अभी आवाज़ में, वो इनफैक्ट यू विल लिसन टू द सॉन्ग। रहबरा मीनिंग ट्रू लव, सोल ऑफ लव, एंड दैट्स व्हाट द फिल्म इज़ अबाउट। मेरी और आयशा उमर की जो एक पूरी स्टोरी ज़िंदगी की अनफोल्ड होती है, एक लव ट्रैक किस तरह से आगे बढ़ता है। दानिश और एहसन और आयशा फिल्म में हमारे नाम है। वैसे हमारी ये फिल्म में मैं लोगों के लिए थोड़ा आसान कर रहा हूँ, जब वो देखेंगे उसके बाद इंशाल्लाह उनको पता चलेगा कैरेक्टर्स क्या हैं। बट इट्स अ ब्यूटीफुल, वेरी नाइस लव स्टोरी। और मैं तमाम आपके चैनल से, एक्सप्रेस से तो वैसे ही मेरा खास एफिलिएशन है, तो
Time Out with Ehsan Khan is on Express. Express Entertainment, So I would just say everyone who's watching Express News, इनका शो बड़ा अच्छा होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन हमारी फिल्म बहुत अच्छी है. We agree on that. Trailer looks so promising. Aisha, tell us about your character. किस तरह का character है? मजा आया इसको प्ले करते हुए? Obviously एहसन के साथ केमिस्ट्री कैसी रही आपकी? एहसन और मेरी माशाल्लाह केमिस्ट्री, आप मतलब फिर हम देख सकते हैं. एहसन इज़ अ रियली गुड फ्रेंड ऑल्सो, तो इट वाजंट टफ केमिस्ट्री बनाना. केमिस्ट्री का मतलब होता है कि दो लोगों की आपस में कनेक्शन क्या है, और वो स्क्रीन पे दिखना ज़रूरी होती है. अगर आपकी दोस्ती नहीं है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है किसी के साथ, तो आई थिंक वो स्क्रीन पे नज़र आता है कि ऑकवर्डनेस है और एक झिझक है. सो वी आर रियली गुड फ्रेंड्स, एंड एहसन और मैं एक दूसरे से एडवाइस भी लेते हैं, फीडबैक भी लेते हैं. सो बहुत मेहनत की है इस फिल्म पे, और बहुत मज़ा भी आया. देयर वर टाइम्स जब बहुत मुश्किल वक्त थे और हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते थे, बट देयर वर टाइम्स, और जब आप काम देखते हो ना स्क्रीन पे, तो वो सारी स्ट्रगल, वो सारा जर्नी, एवरीथिंग इज वर्थ इट. और हमारी केमिस्ट्री की जब आप बात करें तो वो ऐसी कि लोगों ने बोला कि 3 बार काम आप कर चुके हैं. आप मेरा और आयशा उमर का ये पहला एक साथ. We have never acted together. अच्छा, हम लोगों की शायद दोस्ती 20 साल पुरानी हो सकती है. एक सरप्राइज तो बहरहाल देखने वालों के लिए इस फिल्म में मौजूद है कि आप पहली दफा इन दोनों स्टार्स को इकट्ठा देखेंगे. सायरा, ये जो कन्वेंशनल लव स्टोरी का थीम होता है, जब भी कोई प्रोड्यूसर कोई फिल्म बनाता है, तो आई थिंक दिस इज व्हाट वी कॉल, सबसे आसान होता है कि यार एक लव स्टोरी है, उसको लेकर चलना है, और इसको लेकर एक व्यूअर को सिनेमा तक बुलाना, उसकी जेब से 500,000 रुपए की टिकट खरीदवाना एक बड़ा मुश्किल काम होता है. आपने भी यही चुना. इट्स अ रिस्क एट द सेम टाइम. तो ऐसा क्या है रहबरा में जिसको लोग देखने के लिए आए, स्पेशली एज अ लव स्टोरी? Actually, this was not the only story we had few more stories, और ये मेरी स्टोरी नहीं है, अमीन साहब की है. एंड हम सब ने मिलकर डिस्कस किया था, टीम थी, अमीन साहब और मैंने, हमने डिस्कस करके ये पिक किया था. एंड वी वांटेड टू पिक द सब्जेक्ट जो लोग कनेक्ट कर सके. इसमें एवरी कैरेक्टर हैज़ देयर ओन जर्नी. वो एहसन का है, वो आयशा का है, सुहेल समीर का है, गुलाम मोहिउद्दीन साहब का, सबके अपने अपने कैरेक्टर्स हैं और सबकी अपनी जर्नी, एंड यू ऑल कैन रिलेट टू दैट कैरेक्टर, you know, at one time or another. That's why we wanted कि कुछ ऐसा हो जिससे लोग connect कर सके. And the other thing we really wanted कि हम पाकिस्तान के different, because we were talking कि मैं US में रहती हूँ, तो मैंने पाकिस्तान भी नहीं देखा, तो मैंने पाकिस्तान इस मूवी के थ्रू देखा. And we wanted कि हम different locations में, different states में जाके करें. हमने tourism program. That's right. That is exactly. पाकिस्तान में I have a question for Saira. Saira, आपके mind में क्या story थी when you wanted to make a film? मेरे पास actually एक नहीं है, there were few. But your top one. टॉप 2 है. क्या? Tell us. Blank थी story, fill in the blank. हाँ, वो there were few things इस पे अभी वो, you know, it was work in progress type of thing. But you were convinced कि अमीन साहब की story. Yes. अच्छा, ऐसा हम अगर टेक्निकली बात करें, आप ऑब्वियसली इट्स नॉट योर फर्स्ट फिल्म, आपने उस एरा में भी काम किया जब बहुत ज्यादा टेक्निकली फिल्में स्ट्रांग नहीं. बिल्कुल. आप इस एरा में भी काम कर रहे हो जहाँ पे फिल्में टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो गई नहीं है, स्क्रिप्ट बड़े डिफरेंट हो गए. मैं अभी कुछ देर पहले आप एक पाकिस्तानी फिल्म की बात करते हो, आपको बड़ी अच्छी लगी कुछ एक्टर्स की. मैं कमली की बात कर रहा हूं. टाइम चेंज हुई है, इवॉल्व हुई है. आप अपनी इस फिल्म को लेकर कितने होपफुल हैं कि वो जो टेक्निकल साउंडनेस है फिल्म के अंदर, जो एक व्यूअर को पकड़ती है देखने के लिए? आपका सवाल जो है ना, उसमें एक जवाब भी छुपा हुआ है. टेक्निकली मुझे लगता है कि अगर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो लैकिंग थी, बट फिल्म अगर आप 70s और 60s की भी देखें, अगर आप 40s 50s में भी आप हॉलीवुड की फिल्म देखें, और अगर आप 80s की भी देखें, उनमें भी आपको बहुत ऐसी फिल्में नजर आ जाएंगी जो आज भी आप देखेंगे आपको अच्छी लगेगी. बिकॉज वो स्टोरी कंटेंट बहुत अगर अच्छा हो तो आपकी नजर और ध्यान कहीं और नहीं जाता है कि कितना पैसा खर्च हुआ है. योर परफॉर्मेंसेस हैव टू बी स्ट्रांग, योर डायरेक्शन हैज टू बी ऑन स्पॉट, योर स्टोरी का अनफोल्ड होना, स्क्रीन प्ले जो चीज़ों को जोड़ता है आपस में, जो एक सीन को दूसरे सीन से जोड़ता है, वो ज़रूरी है. हमें ये शिकायत रही जब हमारी आई थिंक 90s और 2000 की जो लास्ट फिल्म थी, उनमें सैयद नूर साहब वॉज ऑन टॉप एंड ही मेड अमेजिंग फिल्म्स. 80s में बहुत हमारा जो पंजाबी फिल्में जब आ रही थी, तब 80s की भी बहुत अच्छी फिल्में आती थी. इनफैक्ट 80s 90s में ये बड़े बड़े एक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए थे, जिनमें शान, रीमा and then Babar Ali and all these actors that people still know them, Rambo, Saiba. उससे पहले अंजुमन और राही साहब का एक टाइम था, उससे पहले बेग साहब जैसे आर्टिस्ट, मोहम्मद अली ज़ेबा जैसे आर्टिस्ट. So every era has their own beauty and you know like फिल्में बहुत अच्छी बनती रही हैं.
अभी जो लैकिंग पॉइंट था जो आप बात करें, अगर हम टेक्नोलॉजी वाइज कहीं पे कुछ कम भी होते हैं तो हमें कंटेंट पे बहुत ध्यान देना चाहिए। ठीक, मसला सिर्फ एक चीज़ पे आता है, आप जनरल जब हम डिस्कशन करते हैं तो हम लोग कंपैरिजन करते हैं हॉलीवुड और इंडियन फिल्मों से, जहाँ का अगर हमारी फिल्म 6 करोड़ की होती है वो इंडियन तो शायद 3 करोड़ 2.5 करोड़ बनता है, जिसकी एक एपिसोड बनती है। हॉलीवुड का आप डॉलर्स में लगाइए कुछ भी नहीं है वो अमाउंट, बट वी स्टिल ट्राई आवर बेस्ट। इस फिल्म के बारे में मैं इसलिए थोड़ा जल्दी भी बोलना चाह रहा हूँ कि ऑब्वियसली आई नो प्रोग्राम ऐसे टाइम थोड़ा है। इस फिल्म के बारे में ये बोलूँगा कि जब आप एक मुकम्मल फिल्म की बात करते हैं जिसमें कोई शुबा नहीं रह जाता कि आप जब स्क्रीन पर जा रहे हैं और एक जो कमर्शियल फिल्म आप देखना चाहते हैं, देखिए फिल्में बनाने का अपना हर तरह का जॉनरा, हर एक की चॉइस होनी चाहिए, हर एक का विजन है, हर एक अपनी तरह से बनाते हैं, बट दिस फिल्म is a proper commercial film which has romance, which has comedy, which has action, adventure, beautiful songs. यानी आप जब सिनेमा में बैठेंगे 2 घंटे के लिए तो आप स्क्रीन को देख रहे होंगे, कहीं पे आप वो इतने जोर का जो पंच लगा था वो किधर लगा? हाँ, वो इधर ही लगा था, नजर नहीं आ रहा। आप किसी एक जॉनरा में नहीं डाल सकते कि ये रोम कॉम है या ये सब एक कंप्लीट पैकेज है और आपको जब सिनेमाज में देखने जाएंगे तो आपको बहुत डेफिनेटली मजा आएगा, बिकॉज यू नो जिंदगी एक कंप्लीट पैकेज है, सो इट इज अ जर्नी ऑफ लाइफ एंड इमोशंस। एंड दूसरा रहबरा की हम बात कर रहे थे कि रहबरा का मतलब है गाइड और साथी, तो सॉरी शुरू में मैं समझती थी कि रहबरा इज द पर्सन लाइक जो मेरे साथी हैं मेरे साथ, लेकिन हमारी फिल्म में हमारा जो रहबरा है वो प्यार है, राइट? सो जिंदगी में भी जो आपको चीज ड्राइव करती है, that's love. It's love, right? I mean, कुछ लोगों के लिए maybe it's success. Exactly, very deep and very technical at the same time. आयशा उमर, एहसन खान और सायरा हमारे साथ मौजूद है। हम एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। Now it is, और सेकेंडली गाना शूट जहाँ पे हुआ है वो भी बहुत लोकेशन खूबसूरत है और आयशा वैसे बहुत प्यारी लगी। कहाँ से लग रहा है कि आप लोग प्लीज एक मिनट रुके, गर्ल्स टॉक। वार्डरोब साड़ी जो है वो प्रोडक्शन ने की। एक जो साड़ी है काली वो मेरी मेकअप आर्टिस्ट थी सुमैया, उनकी है। हाँ, और बाकी जो है वो साड़ी का जो नीचे पहना था वो भी तो बताओ यार। है बताओ, बता सकते हो? बड़े मजे की इंटरेस्टिंग कहानी। हम एक तो जिस तरह हम पहुंचे इस लोकेशन पे जहाँ पे बीच है कुनमलीर, उसकी बड़ी स्टोरी है लेकिन उसका टाइम नहीं है। तो जब पहुंचे हम गुम गए थे तो पता चला कि साड़ी का पेटीकोट तो कराची में रह गया। Oh my goodness. तो अब पेटीकोट के बगैर तो साड़ी पहन नहीं सकते, कोई टाइट्स भी नहीं थी, कोई जीन्स भी नहीं थी। तो प्रोडक्शन ये कैमरे के ऊपर काले कपड़े डालते हैं ना आप, टू कवर देम फ्रॉम द सन, वो मैंने मेरा ब्रेन ना आई एम वेरी यूज्ड टू फाइंडिंग क्विक सॉल्यूशंस, तो मैंने कहा वो काला कपड़ा लेके आओ, उसको हमने काटा, एक्स्ट्रा कपड़ा था, उसको टाई किया, पिन किया, उसके ऊपर साड़ी पहन ली। अब लोग ये साड़ी जाके कल हम BNU में गए, अब आप साड़ी को गौर से देखेंगे। A few girls were asking आयशा साड़ी बहुत प्यारी, you know they were asking for the साड़ी कि हमें दे दो। सारा के ये साड़ी की कंडीशन और हालत थी और आयशा हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, ब्यूटीफुल साड़ी। चलो थोड़ा सा कैरेक्टर पे बात कर लेते हैं because we are running short of time. Sleeping. Sorry guys, मुझे माफ कर देना। Did you know this story? साड़ी ने कहा आयशा ने जो कहा बबली कैरेक्टर है, ऐसा लगता है कि पूरी स्टोरी घूम रही है बबली कैरेक्टर एंड ऑब्वियसली द हीरो। व्हाई दिस बबली, मतलब इनका नाम, इनका अटायर, द वे शी लुक्स, द वे शी टॉक्स, वो थोड़ा डैडी किस्म की एक लड़की भी लग रही है, एट द सेम टाइम शी इज रोमांटिक, सो क्या है? What is Bubbly? Bubbly is a very strong female character और इसमें है भी, ये आज की लड़की है और ये पंजाब की लड़की है, so we wanted something कि पंजाब को भी represent करे and then Ehsan is representing the other part, so it's a combination और आयशा का भी पड़ा, but I would say कि every individual इसमें हर किसी का अपना strong character है different ways में। आयशा का of course you know like I said it's a female strong character, एहसन का अपना है कि how he has become from, उसने different वो how he has become an established man, different उसका different character है। सुहेल समीर का बिल्कुल entirely different character है। how he has worked for that character is another story. He had to shave his head and he did not work for 6 months also. And speaking Saraiki, I believe, right? Exactly. So we included that part also. So everybody has their unique character. बोले ना यार लोग उर्दू सुन रहे हैं। मुझे भूल जाता है ऐसा। कल हमें वो चाय पिलाने आए ना, सारा उनको कह रही है bring
3 कप, वो बेचारा देख रहे हैं। नहीं, आई जस्ट सडनली सेड 2 कप चाय ले। आयशा wants to- अमीन साहब ने कल बड़ी अच्छी बात की थी जब हम BNU गए थे। ही सेड कि देखिए बबली एक बहुत एम्पावर्ड कैरेक्टर है। ऑफ कोर्स आपको नज़र आ रहा है, एम्पावर्ड का मतलब होता है समवन हु फील्स कॉन्फिडेंट एंड हु फील्स एम्पावर्ड। और एम्पावर्ड लोग सिर्फ अंग्रेज़ी बोलने से आप एम्पावर फील नहीं करते। वो एक पंजाबी लड़की है, वो पंजाबी में बोलती है, शी इज़ एजुकेटेड दो, शी इज़ ओपिनियनेटेड, तो वो निडर है, बहुत ब्रेव है, वो अपने डिसीजंस खुद लेना चाहती है। हाँ, कहाँ वो गलती करती है, फिर उसको अपने आप को चेंज करना होता है, अपनी सोच को। तो ये पूरा जर्नी है बबली का। सो इट्स अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर। अच्छा, दूसरी जानिब हम ऐसे मशहूर हो जाते हैं एज अ चॉकलेटी हीरो, मशहूर हो जाते हैं एक नेगेटिव कैरेक्टर के अंदर। होस्ट तो आप हैं ही, वो तो एक्सप्रेस पे ही हैं, तो उसकी हम बात नहीं करते। ये कैसे कर लेते हैं आप? अच्छा सवाल। कैसे कर लेते हैं ये स्क्रीन के ऊपर एकदम से अपने आप को, अपने माइंड को, सबको तब्दील करना? इट्स नॉट इजी एट ऑल। I wish I knew to be the a answer. versatile actor. I don't know. I wish I knew the answer. The only thing is कि एक बचपन में हमें सिखाया गया कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, राइट? सो आप जो भी काम कर रहे होते हैं, मुझे जब आपकी पैशन और आपकी डिटर्मिनेशन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो किसी भी काम में, तो आई थिंक यू बिकम एन अचीवर और यू कैन अचीव व्हाट यू वांट टू, एटलीस्ट यू कैन गो क्लोज टू दैट। कोशिश करता रहता है इंसान सारी जिंदगी कुछ करने की। एक्टिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, एक्टिंग का कोई एंड पॉइंट नहीं है, ना ही किरदारों का कोई एंड पॉइंट है, ना वैरायटी देने का कोई एंड पॉइंट है। सो द ओनली थिंग इज कि मैं चूज ये और डिलिबरेटली करता हूँ कि मैं मुख्तलिफ कैरेक्टर्स करूँ। अभी जैसे मेरे 2 सीरियल्स चल रहे हैं, फ्रॉड सबा कमर के साथ, और एक मेरे हम नशीन, वो सवात का एक ट्राइबल बैकग्राउंड। दोनों आप अगर कंपेयर करें, मुझे मालूम था एट द सेम टाइम चलेंगे, लेकिन बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये फिल्म जो चक्कर फिल्म आई, उसमें कैरेक्टर आप देखोगे आपको लगेगा कोई और था। इस फिल्म में देखोगे यू विल एक्चुअली फील कि वाकई एक रोमांटिक, एक मेलो, अच्छा डिसेंट गाय है। But you really pick your characters well. I have to tell you. Thank you so much for saying that. इतनी वैरायटी होती है आप लोगों ने अभी सेट पे हमने साड़ी का वाकया तो सुन लिया है, अब आपकी तरफ से भी कोई वाकया आना चाहिए, हमें बताएं जल्दी से। प्रिंसेस ऑफ होप की भी और कुंड मिली। मैं बताता हूँ एक स्टोरी जो जल्दी में कोई क्लियर जल्दी डायरेक्टर बन गई यहाँ पे जल्दी। जो एक स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है, जो हम हर जगह सुना चुके हैं कि चूंकि हम कुंड मलीर के बीच पे जा रहे थे और हमने बोला कि बीच पे तो इतनी मट्टी है, वहाँ पे कोई हट्स और वो भी इस तरह की जगह अवेलेबल नहीं जहाँ आर्टिस्ट बैठ सके। सो नेचुरली प्रोड्यूसर ने एक वैनिटी हायर कर दी। अब वो कराची से वैनिटी को पहुंचना था, वो 4-5 घंटे का 3 घंटे का रास्ता। ओवरनाइट इज अ लिटिल स्लोअर, सो वी लेफ्ट एट 1। Me and Aisha were in the vanity, very happy. रात के 1। हाँ, रात को 1 सुबह हमने पहुंचना था 5 बजे, फिर तैयार होके शूट होना। सो गए, वैनिटी में बैठे रहे। वो जब सुबह हुई रोशनी हमने देखी तो हमने कहा यार बाकी गाड़ियाँ कहाँ हैं? वो ड्राइवर साहब हमें कहीं और ले गए और एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आसपास सिर्फ ये पहाड़ और रेगिस्तान, कुछ बलोचिस्तान के पता नहीं किस इलाके में घूम गए। और सुबह आयशा अब वो बाकी कहानी नहीं रहूंगा। फिर बहरहाल हम निकले, वी रियलाइज्ड कि यार हम तो कहीं और है। फोन चेक किया, नो सिग्नल्स। ओह माय गॉड, 6 बजे थे और हमें ये फिक्र नहीं थी, हमें फिक्र थी अमीन साहब शॉट ले रहा है, सुबह सूरज निकल गया है, क्या करें? घूमने की तो फिक्र 2 घंटे लगा के गाड़ी हमारे पास पहुंची, वी रीच देयर शॉट। तो ये यादगार है। अच्छा, एक इसमें ये भी पता लगता है कि जो चीज, जो एक सिंगल सेकंड का शॉट आप देखते हैं और कहते हैं यार अच्छा शॉट है, ये साड़ी वाला शॉट वही है, कितनी तपस्या आया। जो हम पहुंचे फिर 9 बजे और फिर जल्दी वो कपड़ा बांध के तो साड़ी बांध के ये शॉट किया। आई मस्ट से कि एक ये जो जर्नी है, ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, ये बहुत ब्रिलियंट यादगार है और टाइम हमारा तकरीबन खत्म हो गया। थोड़ा सा टाइम है साया, हमें इसलिए ज्यादा बोल रहा हूं कि ज्यादा टाइम ले लें यार। ये तो एक्टर्स हैं, इन्होंने तो होस्ट हैं, बोलना है इन्होंने। लेकिन मैं चाहता हूं बीइंग अ प्रोड्यूसर, आप अपने देखने वालों को जिन्होंने रहबरा देखनी है, जो प्लान कर रहे हैं, जो टीजर ट्रेलर के बाद जिनका प्लान बना है, उनको आप कुछ भी कहना चाहें, एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव, व्हाई दे शुड कम। मैं उनको यही मैसेज देना चाहूंगी कि हम सब ने, इंक्लूडिंग द एंटायर कास्ट, क्रू, टीम्स, हम सब ने इस पे बहुत ज्यादा काम किया है। एंड ऑल ऑफ अस वी हैव बीन सेइंग दैट कि हम सिर्फ इस पे, वी डिड नॉट ओनली वर्क, वी गेव आवर हार्ट टू दिस फ्रॉम डे 1 टिल नाउ। एवरीबडी इज वर्किंग टुवर्ड्स इट। तो हम चाहते हैं प्लीज आप सब आके 24 जून को आके देखिए और प्लीज अपना फीडबैक दीजिए। लवली, वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आपको बहुत शुक्रिया कि आप लोग एक्सप्रेसो का हिस्सा बने। 24 जून को जी सिनेमाज में लगने वाली है रहबरा, डू वॉच इट।
डू सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो आप इस मेहनत को देखें जाकर और एंजॉय करें। इट्स अ कंप्लीट पैकेज, रोमांस, एक्शन, एवरीथिंग विल बी। और हम भी देख के बताएंगे आपको। यस, अभी हम आपसे इजाजत लेंगे, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।